नमस्कार जी, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ओनली आईएएस में। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी क्लास 9th की टेक्स्ट बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आज का चैप्टर शुरू करें उससे पहले आपके लिए खास अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइड मिले, आपको कोई एक अच्छा मेंटर मिले, ठीक है, जो आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम है प्रिपरेशन से रिलेटेड उन सब प्रॉब्लम्स को दूर कर सके, तो आपके लिए आ गया है आपका अपना ओनली आईएएस। बहुत सारे कोर्सेज हैं। पहला कोर्सेज है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी यानी कि सीएसयू। इस कोर्स में क्या मिलेगा आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। कंप्लीट गाइडेंस मतलब प्रीलिम्स के लेवल की, मेंस के लेवल की और फिर आगे इंटरव्यू के लेवल के लिए जितनी भी, मतलब इंटरव्यू में भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी उसका भी आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। सारा कंप्लीट होलिस्टिक कवरेज ऑफ जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स, मेंस, ठीक है। बाद में कोर्स आता है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स। आपको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत है, आपको अच्छे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं, आपको एडिशनल वैल्यूएबल मटेरियल्स चाहिए, सारी चीज़ें इस सीएसपी में मिलेंगी, ठीक है। मेंस कोर्स में क्या होगा, मेंस कोर्स में अगर आपका मेंस का बार बार स्कोर अगर कम आ रहा है, आप चाहते हैं कि आप अपने आंसर्स में कुछ वैल्यू एडिशन करें, ठीक है, जिससे आपका आंसर जो है वो और ज़्यादा बेटर बने, उसके लिए, ठीक, ये सारे कोर्सेज हैं। इन सारे कोर्सेज की एक जो खास बात जो है वो है इन कोर्सेज की अफोर्डेबिलिटी। कोर्स की जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है, बहुत ज़्यादा कम, सभी पॉकेट फ्रेंडली है, सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। आपको स्टडी करने के लिए बस दो चीज़ें चाहिए। पहला आपको चाहिए एक मोबाइल फ़ोन, दूसरा आपको चाहिए इंटरनेट। भारत में आप चाहे कहीं पे रहते हो, कश्मीर में हो, गुजरात में हो, यूपी में हो, असम में हो, अरुणाचल में हो, डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। आप जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनको 2021-2022 में एग्ज़ाम देना है, उन लोगों को भी आप ये कोर्सेज जो वो सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे आपके फ्रेंड्स, ऐसे आपके दोस्त जो अभी वर्किंग है, जिनको उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये सारे के सारे कोर्सेज, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप info@onlyias.com पे जाके वहाँ पे मेल कर सकते हैं। मेल करने के बाद आपको जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी क्वेरीज आपकी जो है वो सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। तो आज का ये अपना चैप्टर व्यू है, इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आज चैप्टर में 3 चीजें हम जो है वो सीखने वाले हैं। पहले के जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हमने डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के अंदर डिफरेंस देखा था, वैसे ही इन दोनों के अंदर होने वाले इलेक्शंस में भी हम जो है वो डिफरेंस जो है वो देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई इलेक्शंस ही क्यों जरूरी होते हैं, ठीक। अपने इंडिया में भी इलेक्शंस होते हैं। अपने इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शंस की क्या प्रोसीजर रहती है, क्या कंप्लीट प्रोसेस रहती है, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कि वाई इलेक्शन, मतलब इलेक्शन क्यों जरूरी है। तो इलेक्शन क्यों जरूरी है ये समझने के लिए हमको बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी एग्जाम्पल से हमारी सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हरियाणा में स्टेट के असेंबली के इलेक्शन हुए 1987 में, ठीक है। असेंबली को हिंदी में हम विधानसभा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 1982 से 1987 के बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी मतलब अभी जो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, उनकी सरकारें थी, मतलब उनकी पार्टी की सरकार थी। चौधरी देवीलाल वहां पे एक बहुत ही जो है वो एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, अपोजिशन वाले लीडर थे। इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया न्याय युद्ध, यानी कि जस्टिस के लिए स्ट्रगल। इन्होंने एक अपनी नई पार्टी जो है वो बनाई जिसका नाम था लोकदल। अभी इस पार्टी का नाम हो गया है INL, इंडियन नेशनल लोकदल। मतलब इसमें इंडियन और नेशनल जो है वो दो नए वर्ड जो है वो ऐड हो गए, अटैच हो गए, ठीक है।
अब चौधरी देवीलाल जी क्योंकि अपोजिशन में थे, इन्होंने और बाकी इनके जो भी लाइक माइंडेड जो भी इनके साथ जो पर्सन थे, जो भी अदर पॉलिटिकल पार्टी वाले थे, वो सब मिल गए। उन्होंने सोचा कि भाई इस बार जो है 1987 के इलेक्शन में हमें एनी हाउ कांग्रेस को जो है वो हराना है। ठीक है, अब चौधरी देवीलाल जो बहुत पॉपुलर लीडर थे, इन्होंने साथ में एक बहुत ही अच्छा जो है एक किसानों के सामने इन्होंने अपना एक प्रपोजल रखा कि भाई मेरी सरकार आएगी तो मैं सारे किसानों के जितने भी आपने पैसे लोन लिए हुए वो माफ कर दूंगा। छोटे जो बिजनेसमैन है जैसे शॉपकीपर्स वगैरह हैं, उनके सारे लोन जो है वो माफ कर दूंगा। ठीक है, मैं सभी के सारे जो है वो लोन जो है वो वेव कर दूंगा। अब एक तो ये प्रॉमिस हो गया। ये प्रॉमिस क्या है कि लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगा कि भाई चौधरी देवीलाल की गवर्नमेंट आएगी तो हमारा लोन जो है वो माफ हो जाएगा, ये अट्रैक्टिव लगा। अब दूसरा क्या था कि जो 1982 से 1987 के बीच में वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लोग उस गवर्नमेंट से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। तो लोगों के पास जो है वो दो रीजन हो गए। पहला रीजन तो हो गया कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिव गवर्नमेंट से हैप्पी नहीं थे। सेकंड ये था कि जो देवीलाल यानी कि वहां पे जो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो उनके सामने एक प्रपोजल रखा कि भाई मैं लोन फ्री कर दूंगा आप सबके। तो ये दोनों को बहुत अट्रैक्टिव लगे उनको। अब असेंबली के इलेक्शन हुए 1987 में, हरियाणा में 90 सीट्स हैं, 90 में 76 यानी कि फुल कंफर्ट मेजोरिटी के साथ उन्होंने जो है क्या बोलते हैं कि अपनी सरकार बना ली। इसमें से ये जो नेशनल लोक दल है इसको 60 सीटें मिली और बाकी जो इनके जो बाकी जो इनको सपोर्ट कर रहे थे अपोजिशन लीडर वाले अपोजिशन पार्टी, उनको 16 और मिली, तो टोटल 76 हो गए। कांग्रेस को सिर्फ जो है वो 5 सीटें मिली। कांग्रेस हार गई। अब कांग्रेस हार गई तो वहां पे जो चीफ मिनिस्टर थे उनको रिजाइन करना पड़ा। ठीक है, सारे जो नए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे जो कि अपोजिशन पार्टी के भी थे या जो नेशनल लोकदल के थे, सबने बोला कि भाई हमारा तो लीडर जो है वो देवीलाल जी होंगे। गवर्नर ने जो अपोजिशन लीडर जो भी अपोजिशन पार्टी थी और फिर हो गई रूलिंग पार्टी यानी कि आईएनएल लोकदल, और इसके जो साथ में जो पार्टियां थी उन सारों के मेंबर कितने हो गए, 76/90 हो गए। तो इनको जो है कंफर्ट में मेजोरिटी आ गई। तो मेजोरिटी के जितने भी एमएलए थे सबने बोला कि हमारा तो भाई देवीलाल जी हमको लीडर हैं। तो गवर्नर ने यानी कि राज्यपाल ने देवीलाल जी को जो है वो बनाया, इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया। सारे जो पहला जो इन्होंने काम किया वो था कि किसानों के और जो स्मॉल फार्मर स्मॉल बिजनेसमैन ये सब थे, इन सब के जो इन्होंने लोन फ्री कर दिए। इनकी सरकार चली 1987 से 1991 तक, 4 साल तक इनकी सरकार चली। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पहले इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो डिक्रीज होती गई। जब दोबारा इलेक्शन हुए तो दोबारा इलेक्शन में क्या हुआ कि जनता ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया। जनता ने फिर से जो है वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया और उसके बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी की वहां पे गवर्नमेंट जो है वो बन गई। ठीक है, तो ये इलेक्शन की प्रोसीजर है कि भाई जनता अगर किसी के साथ खुश नहीं है तो जनता उसको चेंज कर सकती है। जनता अगर किसी के वादे से किसी की प्रॉमिस से बहुत ज्यादा अगर खुश है तो वो जनता उसे मौका दे सकती है, एक उस पार्टी को या उस पॉपुलर लीडर को। अब हमको देखना है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस क्यों जरूरी है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं सभी डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि इलेक्शन तो होते ही हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी देखते हैं और ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें इलेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक जो पैरामीटर है वो पैरामीटर है कि डेमोक्रेसी में सभी लोग यानी कि जितनी भी जनता है वो कलेक्टिवली किसी डिसीजन के ऊपर पहुंचती है। मतलब जनता जो है वो खुद अपनी डिसीजन मेकर है। ठीक है, ये बात है। लेकिन अब क्या होगा कि रूल तो ये है कि डेमोक्रेसी में कि भाई सभी लोग आपस में बैठेंगे और मिलकर जो है वो अपने लिए जो बेस्ट जो डिसीजन होगा वो डिसीजन उनको लेना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया में अप्रोक्स पॉपुलेशन 130 करोड़ है। अगर इसमें से हम सिर्फ एडल्ट लोग ले लें, ठीक है, एडल्ट लोग भी मान लीजिए कि 65 करोड़ से ज्यादा ही हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो है। हालांकि ये नंबर जो है वो 80 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि 80 करोड़ प्लस जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पे इंडिया में एडल्ट है। ठीक है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है
कि ये 80 करोड़ लोग जो है वो आपस में बैठेंगे और बैठ के कोई डिसीजन लेंगे, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 80 करोड़ लोग बैठ सके। 80 करोड़ क्या, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग भी आपस में बैठ के कोई कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते। और साथ साथ में ये भी है कि ऐसा नहीं है कि भाई हर आदमी के पास जो है वो एडिक्वेट नॉलेज है किसी भी मैटर पे। मान लीजिए कि कोई मैटर चल रहा है कि भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई जो है वो उस मैटर पे हमें डिसीजन लेना है। अब जरूरी नहीं है कि भाई हर आदमी को जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही हो, क्योंकि एजुकेशन का लेवल वेरी करता है। अब किसी ने साइंस पढ़ी है, किसी ने आर्ट, किसी ने मैनेजमेंट, ये सारी चीजें भी हैं। ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम एक तरीका निकालते हैं रिप्रेजेंटेटिव चुनने। मतलब हमने ये देख लिया कि भाई सारे लोग मिलके नहीं बैठते हैं, बैठ सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी। अब हम सोचते हैं कि भाई हम अपने लिए जो है वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव का जो है वो सिलेक्शन कर लेते हैं या फिर इलेक्शन करते हैं। तो हम एक तरीका निकालते हैं कि भाई किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो हम उसको एज और एक्सपीरियंस के हिसाब पे बना सकते हैं, या फिर हम सोचें कि भाई उसको एजुकेशन या नॉलेज के हिसाब से बना सकते हैं। मतलब हम ऐसा बोल दें कि भाई जिसने जिसने पीएचडी किया है या पीएचडी से अबव किया है वो सारे जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। मतलब जिसने पीएचडी या पीएचडी से ज़्यादा किया है वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, बाकी जो लोग बीए, एमए, एमएससी वाले वो नहीं बन पाएंगे। लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस है कि अगर हम मान लीजिए कि नॉलेज के आधार पर निकालें तो क्या ये जरूरी है कि किसी आदमी ने अगर पीएचडी की है तो वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है? हो सकता है किसी आदमी ने सिर्फ मास्टर्स ही किया हो, एमए, एमएससी किया हो, वो उससे ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है। ये भी एक सिचुएशन है जो अराइज हो सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि फिर भी ऐसा कहीं हो कि भाई ठीक है, जिसने पीएचडी किया होगा या कोई पर्टिकुलर कोर्स किया होगा, या एज जिनकी ज़्यादा, जैसे कुछ ट्राइबल सोसाइटीज होती है, तो ट्राइबल सोसाइटी में क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, एज के हिसाब से जो है वो कर लेते हैं। मतलब जो वहाँ पे एजेड लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको बोल देते हैं कि भाई आप ही जो है वो मतलब पंचायत वगैरह में कुछ मैटर आए तो सेटल किया करो। मतलब वो एक्सपीरियंस को ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन हम इसको जो है वो डेमोक्रेसीज नहीं बोल सकते। मान लीजिए हमने बोल दिया कि भाई पीएचडी या पीएचडी से ज्यादा जिसने किया है वो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। लेकिन पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये है कि अब ये लोग रिप्रेजेंटेटिव बन तो गए, बट जनता की जो डिमांड है, जिनका ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्या ये उनकी डिमांड या फिर उनकी जो विशेष है वो फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मतलब जनता की तो बहुत सारी डिमांड रहती है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो वो सारे डिमांड पूरी कर सके, या जो काम होते हैं जनता के, जैसे रोड हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, या बाकी सारी चीजें, स्कूल, एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड करवा ही सके। ठीक है, अब तो मतलब ये बात ये है कि अब हमें ये देखना है कि भाई जो है हमें रिप्रेजेंटेशन दिलाना है। ठीक है, इसी रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं कि लोग जो हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। मतलब वो जिसको भी चुनना चाहें या फिर जिसको भी चेंज करना चाहें, तो इसी मैकेनिज्म को जो है हम इलेक्शन बोलते हैं। इलेक्शन का मतलब हो गया कि एक ऐसी मैकेनिज्म जिसके थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और ये इलेक्शन जो है वो एक रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। मतलब कहीं कहीं पे 5 साल में होता है, कहीं कहीं पे इलेक्शन 4 साल में होता है। जैसे अमेरिका में इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट के लिए 4 साल के अंदर होता है, जबकि हमारे इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट और असेंबली के लिए वो 5 साल के अंदर होते हैं। पंचायत के अंदर भी जो है वो 5 साल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो इलेक्शंस जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है फीचर माना जाता है। तो इस जो इलेक्शंस होते हैं इसमें क्या करते हैं कि लोग अपने लिए ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते हैं जो उनके लिए लॉ बनाएंगे। लॉ जैसे हो गया राइट टू एजुकेशन हो गया भाई, ठीक है, या अभी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन देने का जो आया है वो भी एक कानून ही है। ठीक है, और क्या होगा कि लोग चुन सकते हैं, ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जो उनके लिए जो बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे, मेजर डिसीजन लेंगे, उनके लिए कोई स्कीम वगैरह लेके आएंगे। ठीक है, ये फिर ऐसी पार्टी को भी लोग चुन सकते हैं जो मतलब सरकार बनाएगी या फिर लॉ मेकिंग को गाइड करेगी।
अब एक इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लेकिन इस डेमोक्रेटिक कोई अगर इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है हम कैसे बता सकते हैं। इलेक्शन तो बहुत सारी कंट्रीज में होते हैं, मतलब होता क्या है कि जितनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना वहाँ पे भी इलेक्शन होता है। जैसे साउथ कोरिया है, तो साउथ कोरिया में वहाँ पे जो वहाँ का सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन, सारा जो पावर है उसी के हाथ में है, बट स्टिल वो लोग भी जो है वो एक टाइप का इलेक्शन करवाते हैं। तो हम उसको मतलब एक परफेक्ट एक इलेक्शन नहीं बोल सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्शन है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। तो जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं आज वर्ल्ड में सारी की सारी जो है वो इलेक्शन कराती है, लेकिन कुछ नॉन डेमोक्रेसीज भी हैं जो इलेक्शन करवाती हैं। तो हम कैसे बता सकते हैं कि भाई जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है और जो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, पहली चीज तो है कि हर आदमी को जो है वो अधिकार होना चाहिए वोट देने का। मतलब जो भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे एज के बेसिस पे क्राइटेरिया रखा गया है कि आप अगर इस एज से ऊपर के हो तो आपको जो वोट देने का अधिकार मिलेगा। एक आदमी को एक वोट मिलेगा और हर वोट की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई अंबानी जी अगर वोट दे रहे हैं तो अंबानी जी का वोट की वैल्यू ज्यादा है, कोई पुअर मैन अगर वोट दे रहा है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम है। सेकंड क्या है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, मतलब हमारे पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए जिसमें से हम चूज कर सकें। जैसे इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारी पार्टीज हैं अपने अपने कैंडिडेट उतारती हैं, ठीक है, तो हम अगर किसी पार्टी को की आइडियोलॉजी को अगर सपोर्ट करते हैं तो उस पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, उसके कैंडिडेट, अगर हमें कोई कैंडिडेट पसंद है तो हम उस कैंडिडेट को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सारी पार्टियां वगैरह जो हैं उनको भी जो है वो फ्रीडम होनी चाहिए इलेक्शन जो है कंटेस्ट करने की। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो अपने चुनाव लड़ सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। XYZ कितनी भी पार्टी जो है वो चुनाव जो है वो लड़ सकती है। ठीक है, अब इलेक्शन क्या है, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया फिर खत्म है। इलेक्शन जो है वो बार बार होना चाहिए, बार बार मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी रखी जा सकती है, 4 साल 5 साल 6 साल जो भी मतलब अपनी कंट्री के स्पेसिफिक है। हमारे इंडिया में 5 साल है तो हमारे यहाँ पे 5 साल के बाद में इलेक्शंस जो है वो होते हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो है ऐसा कैंडिडेट जिसको जनता ने प्रिफर किया है वो ही जो है वो इलेक्टेड होना चाहिए। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को 35% जनता ने इलेक्ट किया मतलब पसंद किया है, किसी को 30% किया है, तो जो सबसे जो टॉप है यानी कि 35% जिसको वोट मिले हैं, इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम लोगों ने इसे सपोर्ट किया है, तो ये इसका ही जो है वो इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए। मतलब लोगों को अगर किसी को इलेक्ट करना है, वो किसी को अगर वोट देना चाहते हैं तो उसको फ्री मैनर में दे सकें। उनको कोई ये ना बताए कि भाई तुम्हें किसे वोट देना है, कोई उनको डरा ना सके, कोई उनको लालच ना दे सके कि भाई मैं तुम अगर वोट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, इस तरीके से। तो लोगों को जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए, लोगों को एकदम फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने देख लिया कि भाई इलेक्शन की ये सारी जो है वो चीजें होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि भाई इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है। अब हमें देखना है कि क्या भाई इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, मतलब जो चुनाव में जो कंपटीशन होता है, पॉलिटिक्स में जो कंपटीशन होता है वो क्या जरूरी है। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकालती है उन वैकेंसीज में गवर्नमेंट ट्राई करती है कि एग्जाम लेंगे और एग्जाम के बाद जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे हम उनको सिलेक्ट करेंगे। तो एग्जाम भी एक टाइप का कंपटीशन है, ऐसे ही पॉलिटिक्स भी जो है वो एक टाइप का कंपटीशन है। ठीक है, अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो compete करती हैं। मतलब जैसे इंडिया में आपने सुना होगा कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, फिर कांग्रेस है, फिर तृणमूल कांग्रेस है, कम्युनिस्टों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इस तरीके से बहुत सारी पार्टियां हैं इंडिया में। तो सारी पार्टियां जो वो compete करती हैं, हर पार्टी चाहती है कि हमारी सरकार बने, हमारी सरकार बने। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल यानी कि
जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तब बहुत सारे कैंडिडेट के बीच में भी इलेक्शन होता है। हर कैंडिडेट बोलता है कि भाई मेरे को जिताओ, मेरे को जिताओ, तो उनके बीच में भी कंपटीशन रहता है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कोई पॉइंटलेस हो जाएगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहेगा इलेक्शन का, ठीक है। अब जब कंपटीशन रहता है तो एक क्या होता है कि फैक्शनलिज्म आ जाता है। फैक्शनलिज्म मतलब आप किसी सिटी में रह रहे हो, ठीक है, आप किसी सिटी में रह रहे हो, कुछ लोग जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि फैक्शनलिज्म आ जाता है, इससे फ्रिक्शन भी बढ़ता है। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि भाई दो कैंडिडेट के सपोर्टर ने आपस में लड़ाई कर ली, किसी को मार दिया, किसी का सिर फोड़ दिया, ये टाइप से, ठीक है। तो ऐसा ही लोग बोलते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स, मतलब ये लोग बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स से क्या होती है कि डिसयूनिटी होती है। पार्टी पॉलिटिक्स भी होती है। पार्टी पॉलिटिक्स मतलब कि कुछ लोग सपोर्ट करते हैं किसी पार्टी को, वो घर घर जाकर दूसरों को बोलते हैं अरे भाई तुम मतलब हमारी पार्टी को सपोर्ट करो, तुम्हारा ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, ये टाइप से, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं कि अब चुनाव उन्हें जीतना है, उन्हें चुनाव जो है वो एनी हाउ जीतना है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरी पार्टी एक दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ जो है वो एलिगेशन लगाते हैं कि भाई वो XYZ पार्टी वाले तो एकदम चोर हैं, वो तो करप्शन है, वो तो मर्डरर हैं, अगर उनकी सरकार आ गई तो कोई भी सेफ नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत खराब है। तो कई बार वो डर्टी ट्रिक्स भी लगाते हैं, जैसे किसी को फर्जी केस में फंसा देना, ठीक है, ये टाइप से। तो इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी से एनी हाउ जो है वो ट्राई कर रहा है जीतने की, वहाँ इतना ज़्यादा हाई प्रेशर है कि हमें जीतना है, तो वहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म जो है वो पॉलिसी जो बन ही नहीं सकती है। यहाँ पे आदमी का जो फोकस है, जो कैंडिडेट और किसी भी पार्टी का जो फोकस है, वो है कि एनी हाउ हमें जीतना है, मतलब कैसे भी हमको जीतना ही जीतना है। तो यहाँ पे जो ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो आम आदमी के लिए, गरीब जनता के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, कोई देश के लिए, अपने स्टेट के लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो बहुत ज़्यादा जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, जो जो समाज की सेवा करते हैं, बहुत अच्छे मतलब लोग हैं, वो क्या करते हैं कि आना ही नहीं चाहते हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है। उनको लगता है कि भाई हम ऐसे कंपटीशन में आ ही नहीं सकते हैं जहाँ पे इतना अनहेल्दी कंपटीशन चल रहा है, एक पार्टी दूसरे पे एलिगेशन लगा रही है। मतलब पॉलिटिक्स को बोला जाता है कि भाई ये तो कीचड़ है, अगर आपके कपड़े एकदम क्लीन है, वाइट हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में एंटर करोगे तो आप खुद भी जो है वो गंदे हो जाओगे, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले, उन्हें पता था कि भाई ये टाइप की जो है वो सिचुएशन आ सकती है, लेकिन उन्होंने स्टिल क्या किया कि यही जो है वो रखा, उन्होंने रखा कि फ्री कंपटीशन ही होना चाहिए पॉलिटिक्स में। हालांकि इस फ्री कंपटीशन के जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वो भी उन्हें पता था, बट स्टिल उन्होंने इस चीज़ को फेवर किया। अब पहली चीज़ तो क्या है कि हाँ, पहली चीज तो उन्होंने ये देखा कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वो लॉन्गर टर्म में जो है वो बेटर है, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म में बेटर है। पहला बेटर क्यों है कि हर पार्टी को पता है कि भाई हमें जो है अगर सरकार में आना है, हमें अगर सरकार बनानी है, हमें अगर पावर में आना है, तो हमें लोगों को जो है वो सर्व करना पड़ेगा, मतलब लोगों की हमें सेवा करनी ही पड़ेगी। अगर हम लोगों की सेवा नहीं करेंगे, अगर हम करप्शन में इन्वॉल्व रहेंगे, अगर हम बाकी सोए रहेंगे, कभी कोई काम नहीं करेंगे, तो हमें कोई भी जनता जो है वो मौका नहीं देगी, ठीक है। तो क्या होगा कि अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो ऐसा सोचते हैं कि भाई सभी जो मतलब कुछ कुछ लीडर ऐसे रहते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले या पॉलिटिक्स में जो लोग आते हैं, वो बहुत सेवा वाले होते हैं। जैसे उनका एक मकसद होता है कि भाई मैं जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूं। लेकिन ये आइडियल वर्ल्ड में, आइडियल जो आदर्श एक जो कंडीशन है उसमें ठीक हो सकता है कि भाई आप जो है वो जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करिए, हो सकता है कि जनता आपको मौका दे दे। बट ये सर्विस वाली जो जो एक जो भावना है, जो फीलिंग है, वो ठीक है, बेटर है कुछ टाइम के लिए या कुछ पोजीशंस में, बट ये इनफ नहीं है कि आपको जो है वो चुनाव जिता ही दे, ठीक है।
अब जो पॉलिटिकल जो लीडर है, जैसे क्या होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर होता है, कोई कोई ऑफिसर होता है, सभी लोग क्या है कि प्रोफेशनली अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहते हैं। वैसे क्या होता है कि पॉलिटिक्स में भी जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो सारे के सारे जो हैं वो भी एक प्रोफेशनल टाइप से हैं। उनका काम भी जो है वो एक प्रोफेशनल होता है, वो भी एक प्रोफेशनल जो है पॉलिटिकल लीडर होते हैं। उनका काम भी जो है वो पावर में आना होता है, अपने लिए पोजीशंस क्रिएट करना होता है, और वो भी जो हायरार्की है, पॉलिटिकल जो हायरार्की है उसमें भी इंक्रीज करना चाहते हैं। पहले कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना चाहता है, फिर पार्लियामेंट में आना चाहता है, फिर मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, फिर प्रधानमंत्री, ऐसे। ठीक है, तो हर आदमी चाहता है, हर पॉलिटिशियन चाहता है कि मैं जो है हायरार्की में ऊपर जाऊं। तो अगर कोई सोचता है कि भाई मैं एज ए सर्विस की मेरे में भावना है कि मैं भाई सर्विस से लोगों को, ठीक है, कि मैं भाई लोगों को सर्व करना चाहता हूं, तो लोगों को सर्व तो आप करना चाहते हो, बट ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये जो सेंस ऑफ ड्यूटी है ये कंप्लीट नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप में अंदर फीलिंग है सर्विस करने की तो लोग आपको जिता ही देंगे। सेकंड चीज है कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि भाई मैं जो है जनता की सर्विस करूंगा, लेकिन अब ये कोई बात तो है नहीं कि भाई आपके मन में अगर सर्विस करने की भावना है तो आपको सारी चीजें पता ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज्यादा होता है, फाइलों का वर्क ज्यादा होता है, आपको जनता से मिलना होता है। अब जनता की डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो चाहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट जो है वो कंपनियां खुले ताकि लोगों को प्राइवेट काम मिले। मतलब हो सकता है कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हो, बट कोई पॉलिटिशियन चाहता है कि भाई प्राइवेट इंडस्ट्री में ज्यादा काम मिले। तो ये चीजें भी है, ठीक है। अब पहली चीज तो ये है कि हम इस सिचुएशन को कैसे सुधारें। पहली चीज तो है कि भाई ये हमने देखा कि पॉलिटिकल जो है वो बहुत मतलब एक टाइप से दलदल है, कीचड़ टाइप से है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर जो है एलिगेशन लगाती है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो सर्विस स्पिरिट वाले लोग हैं वो आना नहीं चाहते हैं। तो पहली चीज तो क्या कर सकते हैं हम, इस पॉलिटिक्स को जो है वो ट्राई टू इम्प्रूव करें। मतलब जो कैरेक्टर है, जो लोग पॉलिटिशियंस का जो कैरेक्टर है वो सुधारें। पॉलिटिकल जो पार्टीज के जो मेंबर है उनका नॉलेज का लेवल है वो भी जो है वो इम्प्रूव करें। बट किसी का कैरेक्टर जो है वो हम इम्प्रूव करें, ये एक आइडियल सिचुएशन है। अब हम किसी का कैरेक्टर जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया कि हमने एक मोर रियलिस्टिक वे निकाला है कि भाई या तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनको रिवार्ड दिया जाए किसी अच्छे काम के लिए, या फिर उनको पनिश किया जाए किसी काम को नहीं करने के लिए। ठीक है, अब ये रिवार्ड और पनिशमेंट है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी जनता। जनता डिसाइड करेगी किसे रिवार्ड देना है और किसको जो है वो पनिश करना है। ठीक है, अब जो बार बार जो इलेक्शन होते रहते हैं, हर 4 साल में, सॉरी हर 5 साल में जो इलेक्शन होते रहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो है वो एज एन इंसेंटिव काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि भाई अब अगर हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता हमें जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो जीतने का मौका नहीं देगी। ठीक है, और जो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगी, हार्डवर्क करेगी, जनता की बात सुनेगी, या ऐसे कैंडिडेट जो जनता से बार बार मिलते हैं, ठीक है, जनता के बीच में रहते हैं, तो हो सकता है कि जनता उन्हें जो है वो मौका दे दे। आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई ये नेता तो जीतने के बाद हमसे मिलने ही नहीं आया, ठीक है, इसने तो कोई काम ही नहीं कराया। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी है वो डिक्रीज हो सकती है। हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो जीत ना पाए। कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर होते हैं वो वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो उनका हो सकता है कि वो दोबारा ना जीत पाए। तो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनका ठीक है, सर्विस तो करना चाहते हैं वो जनता की, ये बात ठीक है, वो सर्विस करना चाहते हैं, लेकिन सर्विस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या आगे बाद में उनका मन बदल जाए, ये अलग चीज़ है। लेकिन जो इलेक्टोरल कंपटीशन है वो उनको कंपेल करता है, वो उनको फोर्स करता है कि भाई आप जो है वो जनता की सेवा आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हो, आप अगर जनता के काम नहीं कर पा रहे हो, तो जनता आपको पावर के जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ से आपको हटा देगी। जो भी आपके मिनिस्टर वगैरह जो सपने हैं बनने के,
ठीक है, वहाँ को हटा देगी। नेक्स्ट टाइम आपको जो है वो जनता यहाँ से हटा देगी। ये मतलब एक मार्केट के जैसे है। अब एक शॉपकीपर है, अब शॉपकीपर क्या है कि सिर्फ अपने प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है, ठीक है। वो क्या है कि मतलब किसी भी मतलब कोई उसके कस्टमर को, अपने कस्टमर को कोई सर्विस वगैरह नहीं देना चाहता है। वो चाहता है बस मेरा ही जो है वो सिर्फ प्रॉफिट होता रहे। तो जनता क्या करेगी, ऐसे शॉपकीपर के पास जाएगी ही नहीं, वो क्योंकि वो किसी और शॉपकीपर के पास चली जाएगी, क्योंकि वहां उन्हें सामान तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई गुड्स या सर्विस लेनी है वो तो मिलेगी मिलेगी, और अच्छी सर्विस भी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो पॉलिटिकल पार्टी में क्या करता है कि हो सकता है कि कई बार कुछ डिवीजन हो, कुछ मतलब डिसयूनिटी आ जाए, कुछ फ्रैक्शनलिज्म आ जाए, बट फाइनली क्या करती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं उनको ये फोर्स करती है कि भाई तुमको हमारी सेवा करनी ही करनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे पिक्चर में लगा हुआ है कि ये जो पॉलिटिशियन है ये बोल रहे हैं कि मेरे पास योजनाएं हैं, मेरे पास मतलब स्कीम है, मेरे पास घोषणाएं हैं, मेरे पास प्रोमिसेस हैं, और इस किसान ने इस नेता को उल्टा लटका रखा है और ये बोल रहा है कि मेरे पास वोट है। तो ये एक वोट की ताकत होती है, ठीक है। अब हमारे जो इंडिया में जो है वो सिस्टम कैसे होता है इलेक्शंस का, ये हम देखेंगे कि इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे काउंटिंग होती है, कैसे वोट डाले जाते हैं, कैसे सरकारें बनती है, ठीक है। तो इंडिया में दो टाइप के इलेक्शन होते हैं। पहला हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया विधानसभा। इंडिया में गवर्नेंस के 3 टीयर्स होते हैं। पहला सेंटर पे, दूसरा स्टेट में, तीसरा होता है पंचायत लेवल पे, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट या म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे। तो अभी हम सिर्फ सेंटर स्टेज और स्टेट में देखेंगे। पंचायत का जो है हमारे अभी इस जो बुक टेक्स्ट बुक में है, हमारे चैप्टर में जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो जो सेंटर पे जो होती है यानी कि यूनियन लेवल पे जो होती है, दिल्ली में जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के जो जो पहला जो हाउस है उसको बोलते हैं लोकसभा बोलते हैं, और स्टेट असेंबली जो वो स्टेट के अंदर होती है। इनका जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है, यानी कि हर 5 साल बाद में इनके लिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे ही 5 साल हो जाते हैं तो जो भी मेंबर है उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। लोकसभा या विधानसभा को जो वो डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व मतलब उनके लाइफ जो है वो एंड हो जाती है। अब इन 5 सालों के बाद में क्या होता है कि इलेक्शन करवाना पड़ता है। इलेक्शन मतलब इनकी जो वैकेंसी क्रिएट हो गई है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि स्टेट असेंबली में 200 सीट्स हैं, 200 सीटें हैं। तो जैसे ही 5 साल खत्म हुए तो 200 की 200 वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब इन वैकेंसीज को हमें फुलफिल करना है। वैकेंट जो पोजीशंस है इनके लिए हमें इलेक्शन करवाना पड़ता है। तो इस इलेक्शन को जो वो जनरल इलेक्शन बोलते हैं, आम चुनाव इनको बोला जाता है। अब कोई अगर बड़ा स्टेट है तो वहां पे पॉसिबल नहीं है कि एक दिन के अंदर हो सके, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि अलग अलग डेज में करवाया जाता है। 4 या 5 जो है वो फेजेस में चुनाव हो सकता है, फेजेस में, ठीक है। अब कोई बहुत छोटा स्टेट है तो वहां पे हो सकता है कि एक फेज में ही चुनाव हो जाए, इलेक्शन हो जाए। तो इसको हम जो है वो जनरल चुनाव बोलते हैं, यानी कि आम चुनाव बोलते हैं, जनरल इलेक्शंस, ठीक है। अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखना है। हमारा जो देश का जो सिस्टम है वो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। मतलब जो एरिया है, हर एरिया को एक पर्सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि ये टोटल स्टेट है, ये स्टेट को हमने 1 2 3 यानी कि 4 एरियाज में बांट दिया। अब इस 4 एरियाज में क्या होगा कि कोई इसको एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, कोई इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, कोई इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर कोई जो है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो हर आदमी जो है वो किसी न किसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और इस एरिया को हम जिस नाम से जानते हैं वो उसका नाम होता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। यानी कि हर एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लीजिए अगर आप इस एरिया में रह रहे हैं तो आप सिर्फ इसी के लिए इलेक्शन दे पाएंगे, ठीक है, आप वोट दे पाएंगे। अगर आप इसमें रह रहे हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन ये आदमी करेगा। अगर आप इस एरिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन इस आदमी द्वारा किया जाएगा, जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे अगर आप इस एरिया में रह रहे हैं तो यहाँ का जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा वो आपका रिप्रेजेंटेशन करेगा, ठीक है। अब ये हमारी संसद हो गई, संसद भवन है।
इस संसद भवन के 2 चैम्बर होते हैं, लोकसभा एंड दी राज्यसभा। लोकसभा की जो सीटों की जो संख्या है वो है 543, ठीक है। तो पूरे देश को जो है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है, जैसे कि मतलब पूरे देश का जो एरिया है उसको 543 में एरियाज में डिवाइड किया गया है। 543 में हर एरिया को एक आदमी रिप्रेजेंट करता है, उस आदमी का नाम होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस पोजीशन का नाम होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या शॉर्ट में इसको हम जो है एमपी के नाम से बोलते हैं। और ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, मतलब जो भी एरिया में आप रह रहे हो तो जितने भी लोग हैं, जितने भी एडल्ट लोग हैं, जो लोग एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए, वो सारे लोग वोट दे पाएंगे और हर वोट की एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब एक चीज ऐसी भी है कि भाई हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांट दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो 50 लाख लोग रह रहे हैं, उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है, और किसी एरिया में जो है सिर्फ 3 लाख लोग रह रहे हैं, उनके लिए भी एक ही रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसा नहीं होता है। हमने जो है वो पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो भी सेम रखा है कि जो पॉपुलेशन बटा नंबर ऑफ इलेक्टिव लीडर्स जो हैं उनका एरिया सेम होना चाहिए। मतलब फॉर एन एग्जांपल, मतलब अगर हम सपोज कर लें कि भाई 10 लाख लोगों पे एक अगर रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो ये जो पॉपुलेशन है ये इक्वली रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 लाख के लिए भी एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, 3 लाख के लिए भी एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन है उसको हमने इक्वल बना लिया है। तो देश की जो पॉपुलेशन है उसको 543 में हमने डिवाइड कर लिया है। अभी हमारे पास जो सीटें हैं वो 543 है। ऐसे ही क्या होता है स्टेट लेवल पे भी होता है। अब स्टेट लेवल पे क्या होता है कि उसको असेंबली बोलते हैं। हर असेंबली में एक एक जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली को जो है वो हम असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, और एक पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसके अंदर बहुत सारी जो है वो असेंबली जो है वो आ सकती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा में राजस्थान में 25 सीटें हैं, बट यहाँ राजस्थान में जो है विधानसभा की जो सीटें हैं वो 200 हैं, ठीक है। तो मतलब एक एक जो असेंबली है, जो पार्लियामेंट्री असेंबली है, उसके अंदर 3, 4, 5 कितनी भी जो है 6, 7, 8 बहुत सारी जो है इसके अंदर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो है वो आ सकती है, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है कि सेम जो डायरेक्ट जो इलेक्शन होता है वो पंचायत के लिए, गांव में पंचायत के लिए, मिडल लेवल पे पंचायत के लिए, जिला पंचायत, या जो बड़ी सिटीज हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के लिए या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी इलेक्शन होते हैं। हर गांव को जो है वो बहुत सारे वार्ड के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। वार्ड नंबर 1, 2, 3 A, B, C कुछ भी आप डिवाइड कर दो, और हर वार्ड को जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुना जाएगा, ठीक है। किसी वार्ड से मान लीजिए आपने A को इलेक्ट किया है, किसी से आपने B को इलेक्ट किया है। और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कई बार क्या है कि हम सीट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी बनारस से जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? मोदी जी है। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो हम जनरली बोलते हैं कि भाई मोदी जी जो है वो बनारस सीट से आए हैं। और राहुल गांधी जी कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? राहुल गांधी जी वायनाड केरला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो हम बोल देते हैं कि भाई राहुल गांधी जी जो है वो वायनाड सीट से जो है वो इलेक्ट होकर आए हैं, ठीक है। अब आप देखिए जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये कर्नाटका का अपने को मैप दिया हुआ है, ठीक है। इस कर्नाटका में एक जो है वो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है। आप यहाँ पे अगर ग्रीन देख पा रहे होंगे तो ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है। अब इस गुलबर्गा में क्या है, ये यहाँ पे जो गुलबर्गा है इसका दिया हुआ है। ये गुलबर्गा का पूरा मैप है। ये गुलबर्गा में जहाँ पे रेड 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 जो हो रहा है ये, या फिर ये आगे जाके जो ब्लैक हो जाता है, ये पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब इस पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक असेंबली नहीं है। यहाँ पे लोकसभा की जो असेंबली है वो सिर्फ इतनी है। जो पार्ट येलो एरिया में जो बना हुआ है ना, ये सिर्फ इतना ही असेंबली में है, ठीक है। यानी कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ इतनी ही है। तो गुलबर्गा के अंदर
पूरा का पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। यहाँ पे गुलबर्गा में सिर्फ जो येलो कलर का जो एरिया है वो ही जो है वो गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है। बाकी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यादगीर जो एरिया है ये, और ऊपर जो नॉर्थ में जो अलंद एरिया है ये अलंद भी जो है वो नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा, ऐसा नहीं है। गुलबर्गा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और जैसा कि आपको बताया गया था कि रिप्रेजेंटेशन है जो पॉपुलेशन के आधार पे होता है। तो मान लीजिए कि हमें जो रिप्रेजेंटेशन देना है वो सिर्फ येलो एरिया के अंदर ही आ गया, मतलब इतने लोगों का एक मेंबर हो गया, और ये अलांद और ये यादगीर है, इनके लिए हो सकता है कि जो एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो इनको इंक्लूड कर लेंगे। या कई बार ऐसा भी होता है कि जब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 3 लाख है, किसी की 5 लाख है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिक्स करके भी जो है वो एक जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बना ली जाती है। अभी इंडिया में 730 प्लस डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन हमारे पास लोकसभा में जो सीट्स है वो 543 ही है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि जब बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो तो सारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आएगा, और अगर छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं तो हो सकता है कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट दो मिलके भी जो है वो एक जो है वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी बन जाए। अब हमने देखा कि भाई 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर। ठीक है, अब उन 543 सीट्स में कुछ ऐसी सीट्स हैं जो रिजर्व रखी गई है वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, अब वीकर सेक्शन कौन होता है? जैसे वीकर मतलब कमजोर सेक्शन। अब कमजोर सेक्शन के पास क्या होता है कि उनके पास जो है वो रिसोर्सेस नहीं हो सकते, या फिर उनके पास इतना उनका एजुकेशन लेवल नहीं हो सकता है। जैसे आप जानते होंगे कि चुनाव में जो है या इलेक्शन करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, आपको बहुत सारी गाड़ियां चाहिए होती हैं, आपको बहुत सारे सपोर्टर चाहिए होते हैं, ये सारा इलेक्शन मैनेज करने के लिए आपको बहुत मनी की भी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जो कमजोर लोग हैं या जो वीकर सेक्शन है उनको क्या कर सकता है कि वहाँ के जो पावरफुल लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं वो उनको प्रिवेंट कर सकते हैं चुनाव लड़ने से, उन्हें डरा सकते हैं कि भाई तुमको जो है वो चुनाव नहीं लड़ना है तो तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, अब तो हमारा जो डिप्राइव्ड जो हमारा सेक्शंस है, ठीक है, तो उनकी भी जो पार्लियामेंट और असेंबली में जो है उनकी भी आवाज पहुंचनी चाहिए, उनकी बात भी पहुंचनी चाहिए। अगर उनकी बात नहीं पहुंचेगी पार्लियामेंट में तो हमारी पार्लियामेंट जो है वो असल में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है उसकी आवाज भी पार्लियामेंट और असेंबली में जो है वो पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हमने सीटें रिजर्व की है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए पार्लियामेंट में, और स्टेट की जो असेंबलीज हैं इन दोनों में हमने सीटें जो है वो रिजर्व की हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, तो जो सीट मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई है तो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई शेड्यूल ट्राइब या फिर कोई जनरल वाला या कोई ओबीसी वाला आके चुनाव लड़ ले, ऐसा नहीं। अगर आपको एससी की सीट से कंटेस्ट करना है तो आपको एससी होना पड़ेगा। सिमिलरली क्या है कि एसटी के लिए भी यही प्रोविजन है, अगर आप एसटी हो तभी आप कोई एसटी की सीट से कंटेस्ट कर सकते हैं। आप कोई जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो तो वहां से आप जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी आउट ऑफ 543 79 सीट्स जो है वो एससी के लिए रिजर्व की गई है और 41 सीट्स जो है वो एसटी के लिए रिजर्व की गई है। मतलब ये ओवरऑल क्या है, उनका जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है उसी के अराउंड है। तो जैसे क्या है कि अभी एसटी का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 8% है, तो अगर आप 543 सीट्स का अगर हम 8% अगर निकालेंगे तो वो लगभग 41 के आसपास ही होगा। ठीक है, तो ये 41 हो गया। अब क्या होगा कि एससी और एसटी जो है वो ऐसा नहीं है कि हमने इनके लिए सीटें रिजर्व रख ली हैं तो किसी और कम्युनिटी का जो है वो हिस्सा जो है हमने ले लिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी सीटें जो है वो सिर्फ एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं, ओबीसी वगैरह के लिए या फीमेल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, इनके लिए सीटें कोई भी रिजर्व नहीं है। ठीक है, अब ये रिजर्वेशन वाला सिस्टम है, इसको आगे क्या किया गया, पंचायत लेवल पे भी आगे इसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। पंचायत लेवल पे कैसे एक्सटेंड किया गया
कि पंचायत लेवल के भी जो चुनाव होते हैं उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, उसमें लिखा गया है कि SC ST के लिए भी सीटें रिजर्व रहनी चाहिए और महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए जो वो मिनिमम एटलीस्ट 1/3 जो है सीट्स वो रिजर्व रहनी चाहिए महिलाओं के लिए, पंचायत में, रूरल में और अर्बन जो लोकल बॉडी जैसे म्यूनसिपालिटी हो गई, इन सब में रहनी चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट क्या है कि OBC के लिए भी सीटें जो है वो रिजर्व कर सकती है, ठीक है। ये हालांकि मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है OBC वाला, बट ये फीमेल के लिए जो 1/3 जो सीटें हैं, यानी कि मिनिमम 1/3 सीटें जो है वो रिजर्व कर दी है, ये प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जैसा कि हमारा पूरा इंडिया हो गया, इसमें कैसे कैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इसको डिवाइड किया गया है। अब देखिए लद्दाख है, लद्दाख का एरिया देखिए कितना बड़ा है और यहाँ से सिर्फ जो है वो 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता है, ठीक है। दिल्ली का एरिया कितना है, छोटा सा है, बट दिल्ली से 7 मेंबर आते हैं। ये आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये बाड़मेर, सॉरी ये जैसलमेर है, जैसलमेर का इतना बड़ा एरिया लेकिन सिर्फ 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये गुजरात का कच्छ है, यहाँ पे सिर्फ 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है कि एरिया छोटा है कि बड़ा है, लोगों पे डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर जो है वो इतने लोग होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 10 लाख लोग हैं, तो हमने डिसाइड किया कि भाई 10 लाख लोगों पे है, हमें एक रिप्रेजेंटेटिव देना है। ये सिर्फ एग्जांपल है कि 10 लाख लोगों पे एक। तो जैसे ही हम काउंटिंग कर रहे हैं तो और जैसे ही किसी एरिया में 10 लाख हो गए तो हम बोल देंगे कि भाई इस एरिया में 10 लाख हो गए, यहाँ पे एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बना लो। अब ऐसे ही आप यहाँ पे ग्रीन एरिया में देख पा रहे होंगे, तो ग्रीन एरिया वाली जो सीटें हैं वो ST के लिए रिजर्व है। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गए, यहाँ पे ST की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे ST के लिए सीटें रिजर्व है। ये ब्लैक में जो है वो SC की सीटें रिजर्व है। ये SC की सीटें अलग अलग एरियाज में डिवाइड की गई है, मतलब किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी में कम है, ठीक है। अब हम देखते हैं वोटर लिस्ट, यानी कि वोटर लिस्ट क्या होती है, ठीक है। अब चुनाव देना है तो इसके लिए हमारे पास एक लिस्ट भी तो होनी चाहिए कि भाई कौन कौन लोग हैं जो चुनाव दे सकते हैं, मतलब जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, जो वोट दे सकते हैं। जैसे आप एग्जाम सेंटर पे जाते होंगे तो एग्जाम सेंटर पे एग्जाम वालों के पास एक लिस्ट रहती है। आप उन्हें बोलते हैं कि जी मैं एग्जाम देने आया हूँ, मेरे पास मेरा वोट, ये मेरा जो है वो एडमिट कार्ड है, तो वो अपनी लिस्ट में मैच करते हैं कि भाई आपका नाम है कि नहीं है। अगर आपका नाम है तो वो आपको अंदर एंट्री देते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि वोटर लिस्ट भी होती है, ठीक है। तो जो इलेक्टोरल रोल है, यानी कि एक लिस्ट होती है जिसमें कि ऐसे एलिजिबल सारे लोग जिनको की अधिकार है वोट देने का, ठीक है। अब किसी में कई में क्या होता है कि किसी को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं रखेंगे जब तक कि हमारे पास कोई गुड रीजन ना हो। अब इसके एक्सेप्शन क्या हो सकता है कि कोई क्रिमिनल हो, तो क्रिमिनल को हम जो है वो वोटर लिस्ट से आउट कर देंगे, या कोई आदमी ऐसा हो जो कि मेंटली अनसाउंड हो, मतलब वो उतना मेंटली कैपेबल नहीं है, तो उसको भी हम जो है वो इलेक्शन के लिस्ट से हटा देंगे क्योंकि वो मेंटली कैपेबल नहीं है। अब वो मेंटली कैपेबल नहीं है तो वो किसी का इलेक्शन कैसे करेगा, उसे पता ही नहीं है कि मेरे लिए कौन सा कैंडिडेट है ज़्यादा बेटर है। ये वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट में क्या होता है कि सभी लोगों का नाम आता ही आता है। आप गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, कुछ भी हो, आपका नाम आएगा ही आएगा अगर आप सारी जो है वो कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं। तो हमारे पास कंडीशन है कि 18 साल से एज होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर जिसकी भी एज है, ठीक है, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको जो है वो मिलेगा, वोट देने का अधिकार मिलेगा, चाहे उसके कोई भी कास्ट हो, रिलीजन कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो। लेकिन जो क्रिमिनल वगैरह हैं, कुछ लोग अनसाउंड माइंड, मतलब जिसका मेंटली पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, बेटर नहीं है, उन सब लोगों को कई बार जो होता है कि वोट देने का अधिकार जो है वो कई बार नहीं मिलता है। तो वोट देने का अधिकार जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बार बार जो है हमेशा ही जो है वो लिस्ट को जो है वो अपडेट करती है, क्योंकि लिस्ट को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए इलेक्शन है,
अब जो है जैसे मान लीजिए कि 2020 में कहीं पे इलेक्शन है, तो 2020 में अगर इलेक्शन है तो किसी स्टेट में अगर इलेक्शन है तो उस स्टेट में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होंगे जिनकी एज जो है वो 18 ईयर हो गई है, तो अब उनका नाम भी लिस्ट में डालना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उन डेथ जिनकी हो चुकी है उनका नाम जो है वो लिस्ट से हमें रिमूव भी करना पड़ेगा। कुछ लोग जो है वो एरिया से बाहर चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली में अभी रहता है और वो मान लीजिए कि मुंबई चला गया। अब वो दिल्ली से मुंबई चला गया तो उसका दिल्ली में नाम जो है वो काटना पड़ेगा, वहां से डिलीट हो जाता है। और कंप्लीट जो ओवरहोल होता है वो हर 5 साल में होता है ही होता है। आपके इलेक्शन हो ना हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपके स्टेट में और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो रिवीजन होता है लिस्ट का वो 5 साल के अंदर होता ही होता है। ठीक है, तो मतलब ये इंश्योर किया जाता है कि लिस्ट जो है वो अपडेट रहे। और अभी तो क्या है कि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि एपिक भी देने लग गए, इसमें फोटो लगी रहती है। ठीक है, आपका नाम क्या है, आपकी एज एक्सपेक्टेड क्या है, आपकी लोकसभा या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। ठीक है, सरकारों ने क्या किया है कि जितने भी लोग हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है सभी को ये एपिक कार्ड यानी कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। ये पहले का आइडेंटिटी कार्ड है, अभी इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन में इसमें चेंज आ गया है। ठीक है, अगर आप वोट देने जाओगे तो आपको ये कार्ड जो है वो लेके जाना पड़ता है। आप इस कार्ड को दिखाओगे कि भाई ये मेरा कार्ड है, ये मेरी फोटो है, मैं आया हूँ या मेरे को वोट देना है, तो वो लोग अपनी लिस्ट में देखेंगे फिर मैच करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये कार्ड जो है वो उसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, कंपलसरी नहीं किया गया है। अगर आपके पास कुछ दूसरे प्रूफ हैं जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, मतलब जिस पे भी फोटो लगी हो आपकी, तो वो भी आप लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक इलेक्टोरल जो है वो लिस्ट दिया हुआ है, जैसे मिजोरम का है तो ये सैटिट्वाल जो है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, एसटी की है। यहाँ पे जो वोटर है उसका नाम लिखा गया है कि भाई कौन कौन वोटर है। ठीक है, अब वोटर के सामने जो है वो नाम लिखा गया है कि जो मतलब रिलेशन वाला कौन है, मतलब कौन फादर है, हस्बैंड है, मदर है। जैसे ये 1 नंबर पे है तो ये लालावाब पुया जो है वो वोटर है, इसकी एज 30 साल है और इसका एपिक कार्ड नंबर फोटो आइडेंटिटी कार्ड मतलब FD0 ये इतना है। अब इसका रिलेशन किसके साथ है, चांगडिंगा जो है इसके जो मदर है। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरी एक लिस्ट जो है वो रहती है। ठीक है, अब नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट्स का। जैसे अगर हमें एग्ज़ाम देना है तो हमें पहले अप्लाई करना पड़ता है, पहले हमें फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं वैसे ही क्या होता है कि हमें नॉमिनेशन करना पड़ता है अगर हम जो है वो इलेक्शन अगर हमें करना है। तो ऐसा व्यक्ति जो एक वोटर बन सकता है, तो वोटर बनने के लिए क्या होता है कि आपका नाम जो है वो रोल लिस्ट में या वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप जो है वो चुनाव में जो है वो वोट दे सकते हैं। साथ साथ में आप जो है वो चुनाव के अंदर वोट के लिए खड़े भी हो सकते हैं, मतलब आप इलेक्शन जो है वो लड़ भी सकते हैं। तो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आपको 2 पावर मिल गए। पहला अधिकार आपको क्या मिल गया, वोट देने का अधिकार मिल गया। दूसरा अधिकार आपको क्या मिल गया, दूसरा अधिकार मिल गया आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मिल गया। तो वोट देने के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो 18 साल एज रखी गई है। बट कंटेस्ट करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, चाहे आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना हो या आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, आपकी जो मिनिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए। यानी कि 25 ईयर इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एज वेल एज द स्टेट असेंबली। ठीक है, साथ साथ में कुछ उस पर रेस्ट्रिक्शन रखे गए हैं कि जैसे क्रिमिनल लोग जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जो लोग अनसाउंड माइंड वाले हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, ये लोग क्या करते हैं कि चुनाव लड़ते हैं, ये लोग अपने अपने कैंडिडेट को उतारते हैं। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक जो है वो कैंडिडेट आएगा किसी न किसी पार्टी का। बहुत सारी पार्टियां जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपना कैंडिडेट उतारती है, बहुत सारी पार्टियां जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं उतारती है, जहां पे उन्हें लगता है कि भाई यहाँ विनिंग के चांसेस कम है
तो हो सकता है कि वहां पे वो अपना कैंडिडेट खड़ा ही ना करे। ठीक है, तो हर पार्टी का एक सिंबल होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी का हाथ का सिंबल है, बीजेपी का जैसे कमल का सिंबल है, समाजवादी पार्टी का साइकिल है, किसी का हाथी सिंबल है। तो इसको नॉमिनेशन को क्या बोलते हैं, पार्टी का टिकट भी बोलते हैं। तो आप नॉर्मली सुनते होंगे कि भाई उस व्यक्ति को XYZ सीट से टिकट मिला है, या उस व्यक्ति को XYZ सेट से नहीं मिला है, उसका सीट कट गया है। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर किसी को पार्टी ने बोला है कि भाई तुम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो जाओ, तो उसका मतलब यही होता है कि उस आदमी को वहां से सीट मिल गई है। ठीक है, या उसको टिकट मिल गई है। अब इन्हें एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, और नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, और नॉमिनेशन भरने के साथ में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, लोकसभा के लिए 25,000 रखा गया है, और विधानसभा यानी कि स्टेट असेंबली के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उसकी अमाउंट जो है वो 10,000 रुपये रखी गई है। तो ये इसलिए रखा गया है कि हर कोई जो है वो ना भर सके, कोई भी मतलब कोई सीरियस अगर व्यक्ति होगा वही जो है वो चुनाव लड़े। अगर आपको टोटल जितने वोट पड़े हैं उसमें से अगर 1/6 से वोट से अगर आपको कम आते हैं, तो आपकी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो चली जाएगी। ठीक है, मतलब आपने जो 25,000 रुपये जो जमा करवाए हैं वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। सपोज करिए कहीं पे 6,000 अगर वोट पोल हुए, और आपको अगर मतलब 1,000 या इसका 6,000 का जो 1/6 है, यानी कि 1,000 वोट से अगर आपको कम मिले हैं, यानी मान लीजिए आपको 900 वोट ही मिले हैं। ठीक है, टोटल 6,000 वोट थे, 6,000 में से आपको 900 वोट मिले। तो अगर आपने लोकसभा के लिए लड़ा तो आपके लिए 25,000 चले जाएंगे। आपने आपने असेंबली के लिए लड़ा था, स्टेट असेंबली के लिए, तो आपके 10,000 चले जाएंगे। ये जनरल के लिए। अगर SC ST को होगा तो SC ST की जो डिपॉजिट अमाउंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो 15,000 है, और असेंबली के लिए जो है वो 5,000 है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि मोदी जी जो है वो अपना नॉमिनेशन जो है पेपर वो फॉर्म भर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है कि बार बार बोलता है, हमारे पॉलिटिक्स में जो वो क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब ये बार बार जो है वो बोला जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे जो क्रिमिनल लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आ गए हैं। हमारी जो इलेक्टोरल सिस्टम है, मतलब ऐसे लोग जिनके पास पैसे की ताकत है, या जो मतलब एक बदमाश टाइप से, गैंगस्टर टाइप से हैं, तो वो लोग आ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मतलब हमें पॉलिटिक्स को क्लीन करना है, तो इसके लिए आप जो है वो एडिशनल जो है वो कुछ कुछ करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोलना है कि जब कोई नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने आए तो उससे आप ये चीज़ें भी फिल करवाएंगे। मतलब कैंडिडेट को ये चीज़ें फिल करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा में, कि क्या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, जैसे मर्डर हो गया, डकैती हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके पास कितनी एसेट्स हैं, मतलब उसके पास पैसे कितने हैं, बैंक में कितने हैं। ठीक है, कोई मकान वगैरह कितने हैं, या फिर उसकी जो वाइफ है उसके पास कितने हैं, उसके जो चिल्ड्रन हैं उनके पास कितने पैसे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब वो कितना पढ़ा लिखा है, 10th पास है या कुछ ग्रेजुएशन किया है। ये सारी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है जब नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो फिल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, तो पब्लिक डोमेन में ये सारी है, और न्यूज़पेपर वगैरह भी जो है वो इन सारी जो है वो चीज़ों को पब्लिश करते हैं। तो जनता जो होती है, जनता को पता चल जाता है कि भाई कौन सा आदमी जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। मान लीजिए कोई 5th क्लास फेल है, या कोई ग्रेजुएट है, तो जनता सोचती है कि भाई ये ग्रेजुएट वाला अच्छा होगा, या किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये सारी चीज़ें। तो जनता जो है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकती है। ठीक है, अब इलेक्शन कैंपेन देख लेते हैं हम। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है कि जो सभी पार्टियां जो है वो आती हैं, और वो पार्टी वगैरह वाले क्या करते हैं कि चुनाव का प्रचार करते हैं कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। ठीक है, तो फ्री और ओपन डिस्कशन तो होना ही होना चाहिए। हर पार्टी बताती है कि भाई हम आपके लिए ये करने वाले हैं, या कोई अगर ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार चल ही रही है तो वो पार्टी बोलेगी कि भाई मेरी सरकार ने ये किया, हम लोग ये स्कीम लेके आए, हमने इतने स्कूल, इतने कॉलेजेस वगैरह ये बनाए, वो बनाए। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि एक जो इलेक्शन कैंपेन होता है उसी के अंदर होता है। ये एक ओपन टाइप का डिस्कशन होता है, सभी लोग बताते हैं। ठीक है,
अब चुनाव की जो है वो डेट्स अनाउंसमेंट होती है। डेट अनाउंसमेंट कैसे होती है कि एक बड़ी से मेजर एक कॉन्फ्रेंस होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसमें करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या होता है कि हमारे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर है। इनका जो है वो टेन्योर 6 साल का होता है, ये भी चेंज होते रहते हैं 6 साल बाद में, या फिर इनकी एज जब 65 जो है वो पूरी हो जाती है। तो ये जो इलेक्शन कैंपेन का जो टाइम है, ये जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, अब उस नॉमिनेशन पेपर की जो है वो स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में होगा कि भाई कैंडिडेट ने सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है क्या, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा, झूठ तो नहीं लिखा है। जब उनका जो है वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद लगभग, और चुनाव की जो डेट है, मान लीजिए कि 1 तारीख को जो नॉमिनेशन पेपर का जो है वो पूरा आ गया है कि भाई आपका पेपर वेरीफाई कर दिया गया है, और 15 तारीख को जो वो चुनाव रखा जाता है, तो मिनिमम है कि 14 दिन का टाइम तो मिलता ही है सभी को प्रचार करने के लिए, यानी कि 2 वीक का टाइम मिलता ही है। बट ये 2 वीक तो ऐसे ही है, दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या होता है कि उनको वो पॉलिटिकल पार्टी वाले जो लोग रहते हैं वो हमेशा ही इलेक्शन के मोड में रहते हैं, वो हमेशा ही जो है वो चुनाव का प्रचार करते रहते हैं। 2 वीक तो बस मैंडेटरी है, वो महीनों पहले ही लग जाते हैं। तो इस कैंपेन में क्या करते हैं कि वो लोगों से मिलते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, ठीक है, हमें वोट दो भाई, हमें वोट दो, हमें वोट दो, इस टाइप से वो करते रहते हैं। तो टीवी वाले भी जो हैं वो उनका इंटरव्यू लेते रहते हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी वाले हरदम ही जो है वो पोलिंग के प्रिपरेशन के मूड में रहते हैं, उनका मन हमेशा ही जो वो चुनाव में ही लगा रहता है, ठीक है। अब चुनाव अगर होगा तो चुनाव में क्या होगा कि बहुत सारे जो है वो मुद्दे रखे जाते हैं। हर आदमी बोलता है कि मैं आपके लिए ये करूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। कोई बोलेगा कि मैं आपके लिए, जैसे कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस सरकार ने 1971 में इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने बहुत नारा दिया था कि भाई गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इस टाइप से। तो जब नारा देंगे तो हो सकता है कि जो लोग हैं, जनता है, आम जनता है, वो हमें जो है वो सपोर्ट करे, ठीक है। तो मान लीजिए किसी की अगर सरकार आ गई, तो अगर इन्होंने बोला कि गरीबी हटाओ, तो ये सरकार आने के बाद इनकी जो भी पॉलिसीज रहेंगी, जो भी इनकी स्कीम रहेंगी, उन स्कीम का जो मेन एम जो है वो यही रहेगा कि भाई जो है वो गरीबी हटाओ, ठीक है। जनता पार्टी, जैसे कि 1977 में इनका इलेक्शन हुआ, 1975 का जो पीरियड था उसमें इमरजेंसी लगी थी, इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, बहुत सारे लोगों को जो वो जेल भेज दिया गया था, न्यूज़पेपर वगैरह में जो बैन हो गया था। तो इन्होंने बोला था कि सेव डेमोक्रेसी, ठीक है। लेफ्ट जो गवर्नमेंट है बंगाल में, उन्होंने बोला था कि वेस्ट बंगाल में बोला था कि लैंड टू द टिलर, मतलब ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, खेती किसान मजदूरी वाले हैं, उनको जो है वो जमीन दो। एनटी रामाराव, ठीक है, यानी कि जो सीनियर एनटी रामाराव है, इन्होंने बोला था कि भाई, इन्होंने अपनी तेलुगु देशम पार्टी के ये जो हेड थे, इन्होंने आंध्र प्रदेश असेंबली के जो इलेक्शन हुए, इन्होंने बोला था कि भाई प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ठीक है। तो अब ये क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो है और कैंडिडेट जो वो फ्री हैं अपना कैसे जो है वो अपना इलेक्शन कैंपेन करना चाहें। बट फ्रीडम तो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस फ्रीडम का वो लोग गलत फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी को हमने परमिशन दे दिया कि भाई आप अपना इलेक्शन कैंपेन जो है वो जैसे चाहे वैसे करना शुरू कर दें, लेकिन मान लीजिए अगर कोई इलेक्शन कैंपेन जा रहा है, किसी के घर घर जा रहा है, वो बोलेगा कि तुम मेरे को वोट दोगे तो मैं तुमको स्कूटर दूंगा, तुमको कलर टीवी दे दूंगा, तुमको फ्रिज दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हर जो कैंडिडेट है और हर पार्टी जो है वो उसको क्या होता है कि पूरा जो है वो फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, इक्वल चांसेस नहीं मिल पाता है। इसीलिए क्या होता है कि हमें जो इलेक्शंस हैं उनको रेगुलेट करना पड़ता है। तो रेगुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है। इसके बाद अपन देखते हैं कि हाँ, अब हमारा जो इलेक्शन जो है नियम है, आरपीए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसमें लिखा गया है कि कोई भी कैंडिडेट है वो दूसरे वोटर अपने जो है उनको डरा नहीं सकता है, उनको ब्राइब ऑफर नहीं कर सकता है कि मैं मुझे जिता दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, या मुझे जिता दो, मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें वो दे दूंगा, ये सब, ठीक है।
किसी रिलीजन या कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हो कि मैं भाई पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति हूँ इसलिए मुझे वोट दो, या रिलीजन के वोट दो, या वो आदमी उस रिलीजन का है इसलिए उसको वोट मत दो। ठीक है, कोई भी आदमी जो है वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो है उनका जो है अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए जो है वो यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स है उसके बाहर अपने पोस्टर नहीं लगा सकता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, और हर जो कैंडिडेट है वो उसके लिए लिमिट रखी गई है, एक्सपेंडिचर लिमिट, क्योंकि चुनाव करने हैं तो चुनाव में जो है वो इलेक्शन पैसे तो लगते ही है। आपको पोस्टर बैनर भी लगवाने पड़ते हैं, आपको गाड़ियां भी लेनी पड़ती है, आपको रैलीज भी करवानी पड़ती है। तो लोकसभा के लिए जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई, यानी कि जो बिग बिग स्टेट्स हैं वहाँ पे 77 लाख यानी कि 77 लाख रखी गई है, और जो विधानसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शन है उसके लिए 30.8 लाख रखी गई है। और ये लिमिट एज ऑफ नाउ यानी कि 2020 की लेटेस्ट लिमिट है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि इन लिमिट्स को जो वो बार बार चेंज करता रहता है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही है। पहले जो चीज़ 10 रुपए की थी आज वो 10 की नहीं है, हो सकता है 12 की हो गई हो। तो ऐसे ही जो वो इलेक्शंस की जो एक्सपेंडिचर जो लिमिट है उसको देखते हुए ये बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी है 77 लाख और 30.8 लाख। और अगर जो छोटे स्टेट्स हैं जैसे मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, वहाँ पे ये लिमिट थोड़ी कम है, बट ये लिमिट जो वो मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जिसने कोई ऐसे इलीगल या इलेजिमेट मींस यूज किए हैं, जैसे मतलब उसने लोगों को रिलीजन के नाम पे जो वोट मांगे हैं, हो सकता है कि वो जीत जाए और बाद में ये पता चले कि भाई ये आदमी तो ऐसे जीत के आया है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसका जो भी इलेक्शन है उसको कैंसिल कर सकते हैं कि आपने तो जो है जी गलत तरीके से वोट मांगे। पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है हमारे इंडिया में, उन सब ने क्या किया कि एक मिल बैठ के कंसेंसस बनाई। उन्होंने बोला कि भाई अब इलेक्शन करना है तो उसके लिए हमें कोड बनाना पड़ेगा, मतलब एक रूल बना लेते हैं जिसका नाम दिया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, और ये क्या है कि सभी पार्टियां इसको जो फॉलो करती है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि किसी लॉ में लिखा गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में बैठी और उन्होंने बैठ के ये डिसाइड किया कि भाई चुनाव है, चुनाव फेयर हो, क्लीन हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना। तो इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ कुछ जो है वो चीज़ें हैं कि भाई आप जो है किसी रिलीजियस जो प्लेस है जैसे कि मंदिर, मस्जिद, इसको अपने इलेक्शन प्रोपोगेंडा के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सरकारी जो गाड़ियां हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट की जो है वो रेलवे, आप इसको फ्री में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई रोडवेज यानी कि स्टेट जो रोडवेज बसें हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और मिनिस्टर वगैरह जो है वो जो भी हैं, जो जो एग्जिस्टिंग मिनिस्टर हैं, वो किसी फाउंडेशन स्टोन को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कोई बिग पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए कि स्टेट में जो है वो चुनाव जो है वो इलेक्शन जो है वो डिसाइड हो गया कि इस पर्टिकुलर डेट को होना है, और चीफ मिनिस्टर वहाँ पे अनाउंस कर दे कि भाई मैं जो है वो आपको ना इसी महीने जो है वो 10,000 जो है वो नौकरियाँ दूंगा, 10,000 जो है वैकेंसी रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं यहाँ बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, इससे 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। इससे क्या होता है कि वो जो वोटर्स को जो अपने फेवर में करने की कोशिश करता है कि भाई चुनाव जो है या इलेक्शन है वो कुछ ही दिनों बाद है, तो ये सारी चीजें जो है वो बैंड है। ठीक है, पहले होता था कि जब मतलब कुछ साल पहले, 20-30 साल पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर लोग हैं या बाहुबली जो टाइप के लोग हैं, वो लोग जो पोलिंग बूथ पे जाके बंदूक लेके, गन्स लेके जो वो कैप्चर कर लेते थे, अपने ही फेवर में जो वो सारे वोट्स वगैरह जो वो डाल देते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती थी। और साथ साथ में ये भी बोला गया कि भाई हमारा जो कंट्री है उसमें पैसे की बहुत कमी है, हमारी कंट्री कोई रिच तो है नहीं, तो ये इलेक्शन का जो है एक्सपेंडिचर है वो बहुत महंगा पड़ता है। जैसे कि अगर 2004 के इलेक्शन की बात करें तो ये टोटल देखा गया कि सरकार ने 1300 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, यानी कि जो सरकारी खजाने से जो गवर्नमेंट जो ट्रेजरी है उसने 1300 करोड़ रुपए चुनावों पे खर्च किए। ये 2004 की बात है, अभी 2020 चल रहा है। तो ये अभी जो इनका ये जो है ये 1300 करोड़ का भी 6000 करोड़ हो गया। ठीक है, 2009 के इलेक्शन में। तो 2004 में देखा गया कि हर वोट के लिए 20 रुपए खर्चा किए गए। ये तो सिर्फ सरकारी खर्चा है।
और अगर हम प्राइवेट खर्चे की बात कर लें, मतलब कैंडिडेट्स जितने थे सभी कैंडिडेट ने कितने रुपए खर्चा किए हैं वो अलग से, तो अगर उसको 2004 में अगर काउंट करते तो ये 50 रुपए पर वोटर आ जाता, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए जो है प्राइवेट पार्टीज ने भी मतलब जो प्राइवेट गवर्नमेंट सभी ने मिलकर 3,000 करोड़ खर्चा किए, यानी कि 50 रुपए पर वोटर। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये जो है वो बहुत बड़ा बर्डन है, हमारे एक्सपेंडिचर है। तो होता क्या है कि देखिए अभी दिल्ली में जो है अभी जो ये पार्लियामेंट है अपनी, इस पार्लियामेंट की जगह पे नई पार्लियामेंट बनेगी, क्योंकि ये अभी वाली जो पार्लियामेंट है वो छोटी है, ठीक है, उसमें स्पेस कम है। नई पार्लियामेंट को बनाने के लिए लगभग जो है वो 10,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। अभी हमने राफाल जो है वो खरीदे हैं, फाइटर प्लेन्स खरीदे हैं, बाकी सब चीज़ें भी हम करते रहते हैं। तो अगर इलेक्शन पे 6,000 करोड़ 5,000 करोड़ जो भी आता है तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि जी बहुत जो कोई ज़्यादा है, क्योंकि ये इलेक्शन जो करवाएंगे ये ओवरऑल डेवलपमेंट करवाता है। मतलब अच्छी अगर सरकार चुनेंगे, इलेक्शन फेयर होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, अच्छी सरकार बनेगी, वो पॉलिसीज अच्छी बनाएगी, सभी जनता को इससे फायदा होगा। तो हो सकता है कि एक बार कॉस्ट ज़्यादा लगे बट इसका ओवरऑल जो बेनिफिट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इलेक्शन वाले दिन क्या होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो एक जो डे होता है उसको डिसाइड कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि इस पर्टिकुलर डे को इलेक्शन होगा आपके स्टेट में, या कई बार होता है कि फेजेस में चुनाव होता है, तो 1 2 3 4 5 फेज 6 फेजेस में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि स्टेट की सिचुएशन क्या है। जैसे नक्सली इलाके हैं, नक्सली स्टेट्स जहाँ पे हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि एक दिन के अंदर ही सारे इलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग डे में इलेक्शन होते हैं, तो एक डे डिसाइड किया जाता है। और कोई गवर्नमेंट स्कूल होती है या इस टाइप की गवर्नमेंट जो बिल्डिंग ऑफिस होती है उसको क्या करते हैं कि एक पोलिंग बूथ बना लेते हैं कि भाई आपका जो है वो वोट यहाँ पे पड़ेगा। तो जो भी लोकल जो लेवल के लोग हैं, ठीक है, जिनका भी उस बूथ की लिस्ट में नाम है, ठीक है, वो सब लोग आएंगे, वो सब आएंगे, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे। वहाँ पे जो लोग होंगे वो मैच करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, आप यहाँ पे इस सेंटर पे वोट डालने के लिए जैसे एलिजिबल हो। जैसे अपने एग्जामिनेशन सेंटर आते हैं ना, किसी का एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे आता है, किसी का कहाँ पे आता है, वैसे ये वोटिंग वाला भी जो है वो सेंटर आता है, किसी का कहाँ पे आता है, किसी का कहीं पे आता है। जो वोट देना है उसके चेहरे, उसके जो है फिंगर पे जो है वो एक निशान लगाया जाएगा, जो कि राइट हैंड की जो फिंगर रहती है उस पे ये निशान लगाया जाता है। कभी राइट पे लगाते हैं, कभी लेफ्ट पे भी लगाते हैं। हालांकि जो लॉ है वो ये कहता है कि लेफ्ट हैंड की जो है वो फिंगर है, यानी कि लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर जो है, यानी कि जिसको शायद अब इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, जो कि थंब के जो टच वाली जो फिंगर है उसको, ठीक है, लेफ्ट हैंड में। तो ये इनडेलिबल इंक होती है, मतलब ये मिटती नहीं आसानी से, कई दिन तक चलती है, महीनों तक, ताकि कोई प्रॉक्सी ना कर सके। यानी कि अभी कोई इंक लगाया, बाहर जाके मिटा लिया और फिर से दोबारा वोट देने आ गया, ऐसा नहीं होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंट बैठा रहता है, मतलब उसका एक जो है रिप्रेजेंटेटिव बैठा रहता है अंदर बूथ के अंदर। उसके पास एक लिस्ट होती है कि मतलब उसको एक लिस्ट रहती है कि इसी सेंटर पे कितने लोगों के वोट थे, सब लोगों ने वोट दे दिए। क्योंकि हर पार्टी का कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उन्हें एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये लोग तो वोट देने ही आएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टी को उम्मीद है कि भाई रमेश और सुरेश वोट देने आएंगे, तो वो एजेंट जो है वो देखेगा कि भाई रमेश और सुरेश ने वोट दे दिया है क्या, तो वो देखेगा कि भाई रमेश तो वोट दे के चला गया है वो, ठीक है। ये जानकारी लोग रहते हैं या आसपास बैठे रहते हैं, उसे पता चलता है कि भाई सुरेश वोट नहीं देने आए, तो वो कोशिश करता है कि भाई सुरेश को बुला के लाओ भाई वोट देने के लिए, सुरेश को बोलो कि वोट दे आए अपना, ठीक है। एजेंट क्या करते हैं कि ये काम ये भी रहता है कि कोई किसी तरीके से यहाँ गड़बड़ी ना हो, कोई पोलिंग जो ऑफिशियल है वो कोई गड़बड़ी ना कर सके, या अपोजिशन पार्टीज वाले जो हैं वो गड़बड़ी ना कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वोटर को एक लिस्ट मिलती थी। ये अभी बैलेट पेपर वाला जो है वो कोई बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे होता है। तो बैलेट पेपर में क्या होता है कि सारे नाम लिखे रहते हैं कि आपको किसको वोट देना है, आपको रमेश को, सुरेश को, महेश को, अशोक को, किसको आप वोट देना चाहते हैं, ठीक है। सारी लिस्ट में नाम रहता है, आप लिस्ट के आगे जो मार्क कर दीजिए, ठीक है। या अगर आप साइन कर सकते हैं तो सब साइन कर सकते हैं, या फिर आप अगर थंब लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो आप अंगूठा भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं पे स्टाम्प यानी कि मोहर लगी रहती है, तो आप उस स्टाम्प को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसको लगाने के बाद एक बैलेट बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में आप डाल दीजिए। और ये सारी प्रोसीजर है वो सीक्रेट होती है, किसी को पता नहीं चलता है कि आपने किसको वोट दिया है। जिसने वोट दिया है उसी को ये चीज़ पता रहेगी।
लेकिन अभी क्या है कि लेटेस्ट में जो है वो आ गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका नाम होता है ईवीएम। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये बैटरी ऑपरेटेड है, ठीक है। ये पूरी बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ABCD ये सब लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, कैंडिडेट की पार्टी का सिंबल क्या है वो लिखा रहता है, ठीक है। जैसे बीजेपी है तो बीजेपी का कमल है, या जो भी कैंडिडेट वहां से खड़ा होगा, मान लीजिए कि रमेश खड़ा हुआ तो रमेश बीजेपी से हुआ तो रमेश कुमार आगे नाम रहेगा बीजेपी का, यानी कि कमल का निशान। कांग्रेस वाला मान लीजिए कि कोई अशोक खड़ा हुआ तो अशोक, फिर आगे हाथ का निशान। और ये साइड में जो आप ये देख पा रहे हैं, ये एक मशीन है, इसका नाम होता है VVPAT, यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जैसे ही आप इस मशीन में, पहले क्या होता था आज से 4-5 साल पहले, कि जैसे ही आप इस मशीन में बटन दबाएंगे, आपने जिस भी आदमी को वोट दिया है उसके सामने वाला अगर आप बटन दबाएंगे, ये सारे जो ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं आपको, ये सब बटन है, इन पे आप बटन दबाएंगे और यहाँ पे एक ये छोटी सी लाइट लगी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो यहाँ इसमें छोटी सी एक लाइट भी जलेगी, हल्की सी। उसमें नाम आ जाएगा कि भाई आपने इसको वोट डाला है, और एक बीप बजेगी, बीप भी बजेगी, और ये नाम, ये पहले होता था। लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो VVPAT के ऊपर जो है वो आरोप लगाना शुरू कर दिया, एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला कि किसी को भी वोट डालो, हम तो है इसको वोट डाल रहे हैं, हमारा वोट गया ही नहीं है, हमने इसको वोट डाला इस पार्टी को। जब मतलब लोग बोलते थे कि ये जो है वो सेफ नहीं है, कोई भी बटन दबाओ एक ही पार्टी को वोट जाता है। तो बाद में ये VVPAT इंट्रोड्यूस की गई। ये VVPAT क्या होता है कि इसके अंदर एक छोटी सी स्लिप निकलती है, मतलब आपने जिसको भी वोट दिया है, ठीक है, मान लीजिए कि आपने अशोक को वोट दिया है, अशोक किसी XYZ पार्टी से है, तो इस स्लिप में लिखा आएगा अशोक और फिर XYZ। ये जो स्लिप है वो इसी के अंदर से प्रिंट होगी, और ये स्लिप 7 सेकंड के लिए आपको विजिबल रहेगी। जैसे ही 7 सेकंड खत्म होंगे, इसके साथ एक बॉक्स जुड़ा रहता है। यहाँ पे ये जो नीचे ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है छोटी सी, इस स्क्रीन में आपको दिखेगा, और ये जो है बाद में अंदर इसके अंदर बॉक्स में जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो जिसने वोट दिया है वो ये समझ सकता है कि मैंने अशोक को वोट दिया था, तो क्या मेरा वोट जो है वो अशोक को गया है कि नहीं गया, या किसी और को तो नहीं चला गया, ठीक है। सारी वोटिंग हो गई। वोटिंग होने के बाद में जितनी भी EVMs रहती है, मतलब जहाँ जहाँ भी वोटिंग हुई है, सबको जो है वो कलेक्ट किया जाता है, किसी सेफ जो है वो लोकेशन पे रखा जाता है। 2-3-4-5 दिन बाद में जो है वो इन वोटिंग्स की काउंटिंग की जाती है। जब वोट काउंट होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट भी बैठे रहते हैं, वो ये देखने के लिए कि वोटिंग भाई काउंटिंग जो है वो ठीक से तो हो रही है, कहीं गलत काउंटिंग तो नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें, वो चीज़ें। तो जो भी कैंडिडेट है सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे वही जीत जाएगा, ठीक है। इस वोटिंग के बाद में क्या होता है कि रिजल्ट आते रहते हैं। पहले लेट से आते थे, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर भी आता रहता है। और जहाँ पे ये EVMs जहाँ पे रखी जाती है उसके बाहर भी एक LCD लगी रहती है, तो ये न्यूज़ रिपोर्ट वाले हैं, ये भी जो है वो रिपोर्ट करते रहती है। और अभी इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन वोट्स को काउंट करने में। तो लगभग शाम आते आते 5 या 6 बजे तक शाम को, ठीक है, सारे के सारे रिजल्ट जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है, ये 2004 का एक इलेक्शन का दिया हुआ है। और तो ये रिजल्ट वाले दिन का है कि ये यहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम रखे गए हैं, कौन सी पार्टी ने जीता है और कितने इसको वोट मिले हैं, ठीक है। तो ये इकबाल अहमद सारदगी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे 3,12,432। परसेंटेज के टर्म में इनको कन्वर्ट करें तो 37.76, सबसे ज़्यादा इन्हीं को वोट मिले, ठीक है, 37%। तो ये ही जो है वो विनर हुए। इनके बाद जो है वो आया किसका नंबर, बसवराजन पाटिल सेदाम, ये बीजेपी से थे, इनको 30% वोट मिले। लेकिन ये जीत नहीं सकते क्योंकि हमारा इलेक्शन सिस्टम जो है वो इसी टाइप का है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेंगे वही जीतेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इनको 37% मिले, अगर किसी को वोट सिर्फ 23% मिलते और वो भी अगर सबसे ज़्यादा हो जाता तो भी वो जीत जाता है। किसी को मान लीजिए कि 70% वोट मिले और यही सबसे ज़्यादा है तो भी जीत जाता। तो बस कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आपको इतने वोट लेने, नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस ये है कि जिसने भी सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले वही जो है वो विनर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक।
तो हमारे जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक है। ऐसा क्या चीज़ है कि हम अपने जो इलेक्शंस वगैरह जो हैं इनको हम एज ए बोलते हैं कि भाई हमारे जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है उसमें हमने देखा कि बहुत सारी जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, टीवी में भी सुनते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें क्या है, जैसे इंक्लूजन ऑफ द फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। तो जो वोटर लिस्ट में जो नाम है, कई बार ऐसे नामों का इंक्लूड कर लिया जाता है जो लोग डेथ हो गई है जिनकी, फिर भी उनको वोटर बना दिया जाता है। ठीक है, गलत तरीके से। जो लोग वोटिंग देने वाले हैं उनका नाम हटा दिया जाता है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो ऑफिसर्स हैं उनको अपने फेवर में कर लेना। ठीक है, उनका गलत तरीके से यूज़ करना। या फिर क्या होता है कि जो रिच कैंडिडेट्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपनी जो है पावर का यूज़ करते हैं, और वोटिंग वाले दिन क्या करते हैं कि जो वोटर्स हैं, जो लोग वोट देने आए हैं, उनको डराना या फिर वोट को रिगिंग कर लेना, मतलब कि बूथ कैप्चर कर लेना। ठीक है, अपने ही लोगों को जो है वोट गिरवा देना, सारे के सारे वोट अपने फेवर में डलवा देना, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी जो है वो ये इलीगल प्रैक्टिसेस हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं जो हमें देखने को मिलती है। अब क्या होता है कि सभी जो लोग हैं, जितने भी इलेक्शन कैंडिडेट हैं, सभी को इक्वल जो है फील्ड मिले, इसके लिए क्या करना जरूरी है कि कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो है वो रेगुलेटर होना चाहिए, मतलब एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि इलेक्शन का मैनेजमेंट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक बनाया है इलेक्शन कमीशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि भाई जो चुनाव जो होते हैं उनको जो है वो ठीक तरीके से करवाए, फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में करवाए। ये इलेक्शन कमीशन है जो बहुत पावरफुल है। ठीक है, इसके बहुत सारी पावर्स रहती हैं, और इसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे जुडिशरी यानी कि हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो है इनके पास जितनी ऑटोनॉमी है लगभग उतनी ही ऑटोनॉमी इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। हालांकि इसके भी चैलेंजेस है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है इनको। अगर वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो और ज़्यादा जो है पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, अब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या होता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि एक सीईसी और दो ईसी। इन तीनों लोगों को कौन अपॉइंट करता है? इन तीनों लोगों को जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एक बार जब प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ने अपॉइंटमेंट कर दिया तो उसके बाद ये लोग जो है वो राष्ट्रपति को रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब आंसरेबल नहीं रहते ये लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट इनको कोई भी डायरेक्शन दे दे, कोई गलत डायरेक्शन दे ले, ये लोग फिर जो है वो जस्टिस या फिर जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। ठीक है, ये इलेक्शन जो कमीशन है वो क्या करता है कि जो कंडक्ट होता है पोल, मतलब पूरी जो पोलिंग होती है, मतलब कैसे डेट्स की अनाउंसमेंट से लेके रिजल्ट के अनाउंसमेंट तक सारा जो कंट्रोल है वो ये करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो कैंडिडेट हैं या फिर जो उनके लिए जो प्रचार करने वाले लोग हैं, ये सब या मिनिस्टर वगैरह जो हैं, जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं या किसी के सपोर्ट में, वो लोग क्या करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसका वायलेट करते हैं। तो ये इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है पावर्स हैं कि वो उनको जो है पनिश कर सकें। फॉर एन एग्जांपल, अभी कुछ दिन पहले एक इलेक्शन रैली में जो है वो एक बहुत बड़े लीडर ने जो है किसी एक फीमेल जो है वो कैंडिडेट उसके अगेंस्ट कुछ रिमार्क किया था। तो ये रिमार्क जो है बहुत गलत था, फीमेल की जो डिग्निटी है उसके अगेंस्ट था। ठीक है, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें लिखा गया है कि भाई फीमेल्स के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना है या किसी को ऐसा पर्सनल कोई कमेंट नहीं करना है ये तरीके से। तो अब उनको जो है वो प्रचार से हटा दिया है। उनको कैंपेन करने उस बड़े लीडर को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया कि भाई आप जो है 24 आवर्स के लिए जो है आपको जो बैन किया जाता है, आप जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि ऑर्डर भी दे सकता है गवर्नमेंट को, कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी है या फिर गवर्नमेंट का जो पावर वगैरह जो उसका कोई मिसयूज ना करे। ठीक है, इसके लिए जो है वो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार जो है वो कुछ जो है वो करता रहता है। ठीक है,
कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये रियलिटी है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो हो सकते हैं अपोजिशन पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो, कुछ भी हो, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें लगे कि ये पार्टी आ जाएगी तो मेरे को ये पोस्टिंग मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो पोलिंग जो फेयर नहीं रह पाएगी। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये भी अधिकार है कि वो जो है वो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है उनका ट्रांसफर भी कर सके। ठीक है। और जब भी इलेक्शन किसी स्टेट में या पूरे देश में अनाउंस हो जाते हैं तो जो भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते, वो डायरेक्टली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर काम आ जाते हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही रिपोर्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, जैसे कलेक्टर हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सब क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं। बट इन लोगों की पोजीशन बहुत पावरफुल होती है। ये लोग जो है वो किसी एक मतलब जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे उसके आउटकम को जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब इनके पास इतना मतलब ये गलत तरीके से, इलीगल तरीके से जो है ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि जो है फेयर प्रैक्टिस ना रहे। ऐसे में क्या होता है कि इनको डायरेक्टली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर दे दिया जाता है। दोनों इसके फैक्टर है कि ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर काम करेंगे ताकि इनको कोई गवर्नमेंट जो इनको प्रेशराइज ना कर सके। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनको कंट्रोल भी कर सके। ठीक है। यहाँ पे इसमें साइड में लिखा हुआ है कि देखिए कि इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया, ठीक है, कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूटिंग 14th लोकसभा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू गुजरात अगेन रिव्यू द पोल अरेंजमेंट, मतलब पोलिंग के क्या क्या अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ये सब वो सब देखने के लिए जाती रहती है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं या कुछ रॉन्ग ऐसे जजमेंट ले लेते हैं जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्हें रेप्रिमांड भी करना पड़ता है। इसलिए वो किसी को ट्रांसफर भी कर देते हैं कई बार अधिकारियों को, और कई बार लेटर भी लिखते हैं कि आपने जो किया है वो गलत किया है, अगर नहीं करोगे तो हम आपको आपके अगेंस्ट जो है वो कोई एक्शन ले लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कई ऐसे इलेक्शन होते हैं, कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है जहाँ पे इलेक्शंस जो वो किसी फेयर तरीके से नहीं होते। मतलब फॉर एन एग्जांपल कहीं पे मान लीजिए कि पैसे का इतना जोर चला हो, ठीक है, कि सब कैंडिडेट ने जो है या बहुत सारे किसी कैंडिडेट ने वोटर्स को जो वो पैसे बांट दियो कि लो 1000 रुपए लो, मेरे फेवर में वोट देना। बाद में पता चलता है कि अरे ऐसा हुआ था। तो अगर कमीशन क्या करता है कि अपनी रिपोर्ट जो है वो मंगवाता है अपने ऑफिसर से कि क्या ऐसा हुआ है। वो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल बोल दे कि भाई जो है यहाँ पे बहुत सारे पैसे जो बांटे गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे पोलिंग जो वो अनफेयर हुई है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इलेक्शन ऑफ कमीशन बोल देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल देता है कि भाई यहाँ तो जो है वो पोलिंग जो फेयर तरीके से नहीं हुई है, तो हमें जो पोलिंग फेयर तरीके से करवानी है, तो इसलिए यहाँ पे रिपोल करवाएंगे। रिपोल मतलब इसको यहाँ से दोबारा से चुनाव करवाओ, भाई फ्रेश चुनाव करवाओ। तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इट्स लाइक एन हेडमास्टर या फिर हमारे क्लास टीचर के जैसे क्लास टीचर वगैरह क्या करते हैं, वो रूल्स रेगुलेशन हमें चाहते हैं कि हम रूल रेगुलेशन फॉलो करें। ठीक है। तो बच्चों को क्या है कि अपने क्लास टीचर और हेडमास्टर पसंद नहीं आते हैं, तो बोलते हैं कि अरे बहुत ख़राब है, बहुत रिजिड है, बहुत खड़ूस है, ये टाइप से। तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारी जो रूलिंग पार्टीज़ है, मतलब रूलिंग पार्टीज़ है, वो कई बार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो लाइक नहीं करती कि भाई आप तो ऐसा ऐसा कदम उठा रहे हो जो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, हम तो ऐसा कर रहे थे, आपने इसको गलत बता दिया, ये वो। ठीक है। लेकिन जो भी हो, इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया जो है वो बहुत पावरफुल है। अगर मान लीजिए अगर पावरफुल नहीं होता तो ऐसा होता है कि हर पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट जो पार्टी मतलब रूलिंग पार्टी जिस पार्टी का शासन चल रहा है, वो हमेशा कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देती, ठीक है, या दूसरों को चुनाव को जो है फेयर तरीके से लड़ने का मौका नहीं देती जिससे कि वो लोग दूसरे लोग भी जीत सकें। तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक तरीके से वॉचडॉग है हमारी डेमोक्रेसी का। ठीक है। अब पॉपुलर पार्टिसिपेशन हम देखते हैं कि भाई जो भी है हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है, इसकी कुछ भी कुछ अच्छी चीज़ें हो, कुछ ख़राब चीज़ें हो, वट एवर इट मे बी, लेकिन हमको देखना है कि कैसे हमारे यहाँ पे जो पोलिंग में पार्टिसिपेशन होता है, मतलब लोग कैसे बढ़ चढ़कर जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं। ठीक है।
अब मान लीजिए कि कोई ऐसा इलेक्शन होता है कि भाई सबको पता है कि भाई हमारे यहाँ पे तो है जो बोगस इलेक्शन होता है या फ्रॉड तरीके से इलेक्शन होता है, तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई कोई फायदा नहीं है चुनाव में जाने का, क्या फायदा है भाई, हमारे वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे कोई वोट की वैल्यू नहीं है तो हम वोट दे के क्या करेंगे। ठीक है, लेकिन सब लोगों को पता है, मतलब लार्जली ये है कि सबको पता है कि हमारे यहाँ पे जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं, फेयर मैनर में होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आते हैं चुनाव देने के लिए, मतलब अपना वोट देने के लिए। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है, मतलब लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वोटिंग में, उसको एज ए टर्नआउट माना जाता है। ठीक है, तो टर्नआउट का मतलब होता है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स थे उसमें कितने लोगों ने जो वोट दिए। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 100 लोगों को जो है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और उसमें से मान लीजिए उन 100 लोगों में से सिर्फ 60 लोग ही वोट देने आए। ठीक है, तो टर्नआउट कितना हो जाएगा, टर्नआउट हो गया 60%। अगर मान लीजिए कि 70 लोग वोट देने आए तो टर्नआउट कितना हो गया, तो टर्नआउट हो गया भाई 70% जो है वो टर्नआउट हो गया है। तो टर्नआउट का मतलब है कि जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनमें से कितने परसेंट लोग जो है वो एक्चुअली में अपने वोटिंग वाले दिन जो है वो देने आए हैं। ठीक है, अब हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो वेस्टर्न कंट्री जैसे यूरोप का एग्जाम्पल ले लेते हैं या फिर अमेरिका का ले लेते हैं। तो पिछले 50 सालों के अंदर, यानी कि जो पिछले 50 साल है वहाँ पे देखने में आया है कि गोरे लोग, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश, यूरोप, नॉर्थर्न अमेरिका वाले, ये लोगों का जो पोलिंग जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब कम लोग अब वोट देने आ रहे हैं। और इंडिया का जो पोलिंग पार्टिसिपेशन रेट है, जो टर्नआउट जो रेट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब हमारे पास जो डाटा है वो 2004 का है। तो 1991 में क्या था, ये ब्लू जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को और ये पिंक जो है वो लाइन रिप्रेजेंट करती है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो 91 में जो वोट देने वाले थे वो 78% थे यूके में और इंडिया में सिर्फ 56% लोगों ने वोट दिया। धीरे धीरे यहाँ पे गिरता गया और अभी यूके में यानी कि 2004 में जो यूके में वोट देने वाले थे वो 61% थे और इंडिया में जो थे वो 58% थे। ये आंकड़ा जो है वो अभी 2004 का है। अभी अगर हम 2020 की बात करें तो बहुत जगह कुछ कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे 90% लोगों तक ने वोट दिया है। अगर हम ओवरऑल 2019 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो वहां भी जो है वो 65% जो है वो प्लस वोटिंग रहा था और कुछ कुछ जगह तो बहुत ही ज़्यादा वोटिंग रहती है। कुछ कुछ एक दो असेंबलीज ऐसी हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पे 90% से भी ज़्यादा वोटिंग रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सोशल ग्रुप्स हैं उसमें कौन कौन से लोग ज़्यादा वोट देते हैं। मतलब इंडिया में ये देखा गया है कि भाई अमीरों की तुलना में अगर अमीर लोगों से या फिर रिच लोगों से अगर कंपेयर करें तो जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, वो ज़्यादा वोट देते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि जो अफ्रीकन लोग हैं, काले लोग हैं या जो हिस्पैनिक लोग हैं यानी कि मतलब जो स्पेन के ओरिजिन के हैं वो लोग कम वोट देते हैं। ठीक है, तो इंडिया में ये 2004 की ही हमारे पास रिपोर्ट है कि जो अपर क्लासेस हैं उसमें 56% लोगों ने वोट दिया, ओबीसी में 58, एससी से 60 और एसटी में 61% लोग। मतलब माना जाता है कि एससी और एसटी जो वल्नरेबल सेक्शन है, तो इस वल्नरेबल सेक्शन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वल्नरेबल सेक्शन है ये लोग रियलाइज करते हैं कि हमारे एक वोट की ताकत कितनी है, हम हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर हम ऐसे अपने फेवर की सरकार ले आए। अमेरिका में देखिए कि वाइट लोगों में 50% लोगों ने वोट दिया, ब्लैक में वाइट लोगों में 60% ने, ब्लैक में 56 और हिस्पैनिक यानी कि जो स्पेन ओरिजिन के लोग हैं उन्होंने 28% ही वोट दिया। ठीक है, इंडिया में लोग जो है वो इलेक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आप टीवी में देखते होंगे जब भी कहीं पे इलेक्शन होता है तो हमारे यहाँ चाय की जो दुकानें हैं, पार्क है, पब्लिक प्लेसेस है, बस स्टॉप है, यहाँ पे लोग इलेक्शन की बातें बहुत करते मिल जाएंगे आपको। टीवी में जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आती है
ठीक है। रिपोर्टर अगर किसी से सवाल पूछेगा तो सब लोग ग्रुप बना के खड़े हो जाएंगे, कोई ना कोई, हर आदमी का अपना जो है वो एक ना कोई पॉलिटिकल व्यू होता है, ठीक है। तो हर आदमी यहाँ पे हमारे एक्टिव है और वो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से हिस्सा लेता ही, अगर वो वोट भी देता है तो भी वो डायरेक्टली हिस्सा ले ही रहा है। कुछ लोग जैसे न्यूज़पेपर वाले हो गए, जो जब से सोशल मीडिया आया है, ट्विटर आया है, फेसबुक आया है, व्हाट्सअप आया है, तो लोग अपने व्यूज जो है फेसबुक पे लिखते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, ये लो, ठीक है। तो ये 2004 में भी हमने देखा कि कुछ ये एक सर्वे किया गया था कि लोगों से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आपका वोट जो है वो कोई डिफरेंस क्रिएट करता है, मतलब क्या आपका वोट से कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो 60% लोगों ने बोला हाँ जी हमारे वोट से आ सकता है, और 18% लोगों ने बोला जी नहीं हमारे वोट से क्या होगा। तो ओवरऑल क्या 2/3 यानी कि 67% लोग बोल रहे हैं कि जी हमें लगता है कि हमारे एक एक वोट की जो है वो वैल्यू है, ठीक है। लोगों को लगता है कि हम अगर अवेयर रहेंगे, पॉलिटिकली अवेयर रहेंगे, तो हम पॉलिटिकल पार्टीज पे जो है वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे जो है वो फेवरेबल जो है वो कुछ आप लेके आइए, ठीक है। अब लोगों से पूछा गया कि आपने क्या कोई इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में कोई हिस्सा लिया है, तो इसकी हमेशा बढ़ ही रहा है। 1996 में 8% था और 2004 में 32% हो गया। अभी भी लगातार कुछ ना कुछ इसका, जब 2020 होगा ये या फिर 21 होगा तो ये लगातार इंक्रीज हो ही रहा है। जब से सोशल मीडिया आया है तो लोग वोट हो सकता है कि वो ना देखे आए, बट अपने व्यूज जो है वो ट्विटर पे, फेसबुक पे लिख देते हैं। तो जो लोगों का जो इलेक्शंस में जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है लगातार, ठीक है। वोटिंग का सारा प्रोसीजर खत्म हो गया। वोटिंग के मान लीजिए कि रिजल्ट भी आ गए। अब कोई रिजल्ट आया तो उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एग्जाम में कोई रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि दो तरीका हो सकता है, या तो मान ले कि बोल दे कि अरे भाई हमने जो है वो मेहनत नहीं की, हमने हार्ड वर्क नहीं किया, और अगर हार्ड वर्क नहीं किया तो हमें जो रिजल्ट मिला है वी एक्सेप्ट ओवर रिजल्ट, मतलब हमने हार्ड वर्क नहीं किया। या फिर कई बार हम बोल सकते हैं कि अरे नहीं भाई जिसने हमारी कॉपी चेक करी वो बेकार था, उसने हमारे साथ जो है वो डिफरेंस किया, उसने मतलब ठीक तरीके से चेक नहीं की, वो बायस था, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्शन जो सिस्टम है उसका रिजल्ट आता है तो मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो कैंडिडेट्स वगैरह हैं, उन्हें सबको पता है कि भाई हमारे जो इंडिया में जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते तो क्या होता कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पावरफुल जो लोग हैं वही जीतते, ठीक है। या फिर जो रूलिंग पार्टी है, मतलब जिसकी सरकार है, तो वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर लेती कि भाई सिर्फ वो ही जीत पाए, ठीक है। ये चीज़ें, ठीक है। अब ऐसा अगर कोई मान लीजिए कोई फेयर इलेक्शन नहीं होता तो जो भी हारने वाली पार्टी है, जो भी लूजिंग जो पार्टी है, वो कभी मानती ही नहीं कि भाई हम जीते हैं। वो हमेशा बोलती कि भाई हम लोग जो है वो नहीं जीते, मतलब हारे नहीं हैं, हमें जो है वो गलत तरीके से जो वो हराया गया है, ठीक है। हमारे जो इलेक्शन है वो उसमें क्या होता है कि रूलिंग पार्टीज, मतलब सरकारें जो है वो लगातार मतलब चेंज होती रहती है। जो रूलिंग पार्टी, जैसे 2014 का इलेक्शन हुआ, 2014 के इलेक्शन में क्या है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो हार गई, यानी कि बीजेपी की सरकार बन गई। अब 2019 में जो है वो बीजेपी की सरकार जो है वो हार गई, सॉरी बीजेपी की सरकार फिर से जीत गई, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ कि 2004 में जो है वो कांग्रेस पार्टी जीती थी और 2004 के इलेक्शन में बीजेपी हार गई। मतलब रूलिंग पार्टी भी जो है उसके पास भी इक्वल जो है ये चांसेस हैं कि वो भी हार सकती है, ठीक है। लेकिन यूएस में क्या देखा गया है कि जो इनकम्बेंट, मतलब जो सिटिंग जो प्रेसिडेंट है वो हार्डली हारता है, ठीक है। अमेरिका में क्या होता है कि कोई भी राष्ट्रपति जो वो 2 बार बन सकता है, 2 टेन्योर के लिए, और वहाँ पे अमेरिका में प्रेसिडेंट का 4 साल का टेन्योर होता है। तो 4+4 मतलब देखा गया है कि अब कोई 4 साल के लिए बन गया तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट बार भी जो जीत जाए, ठीक है। तो इंडिया में ये चीज़ें, तो इंडिया में जो हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी एमएलए, मतलब जो भी हाफ सिटिंग एमपी एमएलएज हैं वो भी हार जाते हैं। तो मतलब इक्वली चांस रहता है कि आप हार भी सकते हो और आप जीत भी सकते हो। कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट रहते हैं कि भाई जिन्होंने बहुत पैसे खर्च किए होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, वो लोग भी जो है वो हार सकते हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि भाई अगर वो किसी ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो वो हारेगा नहीं, बिल्कुल भाई वो भी हार सकता है।
और कुछ एक दो अगर डिस्प्यूटेड इलेक्शन को छोड़ दे, जहाँ पे क्या होता है कि जो हारने वाली पार्टी है वो अपोज करती है कि भाई रिजल्ट फेवर में नहीं है। पहले जब बैलेट पेपर पे बॉक्स पे होता था तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर बोलते थे कि भाई इसमें जो आपने काउंटिंग की है, पहले हाथ से काउंटिंग होती थी 1 1 2 3 ऐसे करके एक एक वोट को जो है गिना जाता था। अभी इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, बटन दबाओ गिन लो। और जब बैलेट पेपर होता था तो हाथ से गिना जाता था। पॉलिटिकल पार्टीज बोलती थी भाई ये इलेक्शन की जो है काउंटिंग ठीक से नहीं हुई है, इसको फिर से काउंट करो, ये टाइप वो टाइप। लेकिन अभी क्या है कि ज़्यादा मतलब मेजोरिटी ऑफ द इलेक्शन के जो भी रिजल्ट आते हैं तो उनको पीपल्स वर्डिक्ट मान लिया जाता है। मतलब कि भाई जनता ने हमें या तो चुना है या हमें जनता ने नहीं चुना है। तो जो पार्टी जीतती है, जिसकी पार्टी की सीटें सबसे ज़्यादा आती है, वो बोल देती है भाई जनता ने हम पे भरोसा दिखाया है। और जो पार्टी हार गई वो बोल देती है कि भाई जनता का इस बार हम पे भरोसा नहीं था, हो सकता है कि अगली बार जो है हमको जनता जो है वो चांस दे दे। ठीक है, अब क्या है कि सारी चीज़ें हमने देखी कि भाई हमारी डेमोक्रेसी में इलेक्शन कैसे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हमारी डेमोक्रेसी में जो है वो सारी चीज़ें ठीक चल रही है। इस फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी में भी क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए अभी भी एज ए चैलेंज बनी हुई है। तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसके क्या क्या चैलेंजेस है वो हम देखते हैं। पहला चैलेंज तो है कि मनी पावर। भाई जिस कैंडिडेट के पास या जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा मनी होगी, ऑब्वियस सी बात है कि उसको एक एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज मतलब छोटी पार्टी या फिर जो इंडिपेंडेंट लोग खड़े हो रहे हैं, ऐसे लोग जो किसी पार्टी से नहीं है, वो खुद के दम पे खड़े हो रहे हैं, तो आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो आप गाड़ियाँ ज़्यादा मतलब कर सकते हैं, आप रैली ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और हालांकि पैसे देना इलीगल है, बट ये देखा गया है कि लोगों को जो है वो लिक्वर यानी कि शराब, चिकन, ये सब बांटा जाता है। ठीक है, आपके क्रिमिनल कनेक्शन है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके क्रिमिनल कनेक्शन है, तो वो क्या कर सकता है कि भाई कैसे ना कैसे जुगाड़ करके किसी मतलब वो दूसरों को अपनी रेस से हटा देता है और किसी बड़ी पार्टी का टिकट ले आता है। तो आम आदमी को जो है वो टिकट मिलने का जो है वो तरीका मतलब ठीक नहीं है। जो क्रिमिनल हमारी जो है पॉलिटिकल अभी जो लोकसभा चल रही है उसमें देखा गया है कि 69% ऐसे हमारे एमपीज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, और एक क्या होता है कि जो डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स हैं, यानी कि ऐसे वर्कर जो कि पार्टी में हमेशा से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उन लोगों को टिकट नहीं मिलती है। कई बार फैमिलीज को दे दी जाती है टिकट। मतलब मान लीजिए कि ग्रैंडफादर पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी में थे, वो क्या करते हैं अपने सन को देंगे, फिर अपने सन से अपने सन के पास, फिर सन के पास, फिर डॉटर के पास, फिर सन इन लॉ के पास, फिर ग्रैंड डॉटर के पास, सब जो है वो पॉलिटिकल पार्टी में आ ही जाएंगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के दोनों बेटे संजय गांधी, राजीव गांधी, और फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी जी के बेटे राहुल गांधी जी, और संजय गांधी के जो बेटे हैं वो वरुण गांधी। ऐसे ही जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, उनके बेटे हो, या फिर महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे हो, ठीक है, या फिर साउथ में, तो ये जो है वो एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स यानी कि फैमिली में ही जो है वो टिकट जो है वो हो जाती है। ठीक है, लेकिन और इसके बाद भी क्या होता है कि लोगों के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता है। सारे लोगों से आप अक्सर सुनते होंगे कि भाई सारी की सारी पार्टियां तो एक जैसी हैं, सबकी सब पार्टियां चोर हैं, कोई पार्टी थोड़ी कम चोर है तो कोई थोड़ी ज़्यादा है। तो लोगों के पास कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कोई वो नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। जब आपको पता है कि आपके पास कोई बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है तो आप क्या करते हो कि जो सबसे जो वर्स्ट है यानी कि सबसे जो खराब है, यू इलेक्ट दैट। ठीक है, और जो छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको जो है हमेशा ही एक ह्यूज डिसएडवांटेजेस मिलता है। मतलब जो बड़ी पार्टी है, जैसे बड़ी पार्टी मान लीजिए बीजेपी है, तो बीजेपी के बाद नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो प्रचार करते हैं ही इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी, या किसी और पार्टी में कोई बड़े लीडर है, लेकिन कोई छोटी पार्टी हो तो उनके पास उतनी पॉपुलैरिटी नहीं होती है। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो उनके पास उतनी पॉपुलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ एक इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसी में चैलेंज है। जितनी भी दुनिया भर की डेमोक्रेसीज है, सभी डेमोक्रेसीज में कोई ना कोई थोड़ा बहुत चैलेंज तो है ही है। ठीक है, सारी दुनिया भर की जितनी डेमोक्रेसीज है सभी में चैलेंजेस है, और ये जो डेमोक्रेसी के ये जो चैलेंजेज हैं हम सभी को
अफेक्ट करते हैं, सारे आम आदमी जितने हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं। और इसीलिए जितने भी जनता है, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी लाइक माइंडेड पीपल हैं, सभी बोलते हैं कि भाई इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसका क्रिमिनलाइजेशन हो चुका है, मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, जो चुनाव है उसमें बहुत ज़्यादा जो ऐसे लोग हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे मनी और मसल पावर का बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। जो मीडिया है, मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की जो है वो चैलेंजेस हैं। इन सभी चैलेंजेस को हमें जो है वो मिलके इन सारे चैलेंजेस से हमें लड़ना है, और तभी जो है आगे हम जो है कुछ अच्छा हमारी जो डेमोक्रेसी उसके लिए कर पाएंगे। आज की सारी चीज़ें हमने देखी हैं, अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का। सारी जो चीज़ें देखी आज उसी के बेसिस पे हम जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर आज के करने वाले हैं, ठीक है। पहला आज का जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स पेपर में 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। ये पेपर जो है वो ए सेट का पेपर था। इस ए सेट के पेपर में ये 57 नंबर क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा एंड नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। इसमें दिया हुआ है कि लोकसभा का जो इलेक्शन होने वाला है या होता है उसमें नॉमिनेशन पेपर फाइल किया जाता है। जैसे आपको बताया गया था कि जैसे हम किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे भी अगर हमें इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए भी हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है, इलेक्शन के लिए भी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए। चार ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। मतलब बेसिकली बताना है कि नॉमिनेशन पेपर जो है वो कौन फाइल कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया। तो इसमें दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा आदमी जो इंडिया में रहता हो वो इलेक्शन पेपर फाइल कर सकता है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया कि भाई इंडिया में तो कोई भी रह सकता है, इंडिया में तो कोई चाइना का आदमी भी रह सकता है वीजा पे, या कोई पाकिस्तान का भी रह सकता है, ठीक है। तो ये सारी ये चीजें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन भी गलत हो गया कि इसमें दिया है कि भाई कोई भी नागरिक है, मतलब इंडिया का कोई भी सिटीजन है, वो आदमी जो है वो नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल कर सकता है। ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कोई आदमी जो है वो मेंटली अनसाउंड है, मतलब उसका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है, या कोई आदमी जो है वो क्रिमिनल है, ठीक है। तो क्रिमिनल जो है या जिसको कन्विक्शन हो चुका है, जिनको किसी टेररिज्म के केस में मान लीजिए किसी को सजा हो चुकी है या चार्जेस प्रूव हो चुके हैं, तो ऐसे जो है वो लोग जो वो चुनाव में नहीं खड़े हो सकते हैं। तो नहीं खड़े हो सकते हैं तो वो लोग जो है वो नहीं जो है वो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ए रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड। मतलब इसमें दिया हुआ है कि जो कंस्टिट्यूएंसी से आप चुनाव लड़ना चाहते हो उसका आपको रेजिडेंट अगर हो तो आप नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हो। फिर वही बात, मान लीजिए कि आप जो है वो दिल्ली से जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हो, ठीक है। तो आप अगर बस दिल्ली के रेजिडेंट हो तो आप चुनाव का नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हो। ये चीज भी गलत होगी क्योंकि दिल्ली में तो कोई भी रह सकता है, कोई भी वीजा के लिए रह सकता है, कोई युगांडा का आदमी, इथियोपिया का आदमी, अमेरिका का आदमी, कोई भी रह सकता है, ठीक है। ये हो गया। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है एनी सिटीजन ऑफ द इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये ऑप्शन सही हो गया। इसका मतलब है कि जो वोटिंग जो लिस्ट बनती है ना कि वोट देने की ये लोग एलिजिबल है, मतलब ये लिस्ट जैसे बनती है और हम वोटिंग जो हमारा बूथ होता है उस पर जाते हैं, हम अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं कि भाई आप हमारा नाम चेक करो, वो नाम दिखाते हैं कि भाई हाँ तुम्हारा नाम इस वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे आदमी जिनका नाम इस वोटर लिस्ट में है वो लोग जो हैं वो चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, वो लोग नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तो आपको पहले भी बताया गया था कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम है तो उसको दो राइट मिल जाते हैं। पहला राइट उसको जो मिलता है वो है चुनाव में वोट देने का, मतलब आपका नाम अगर रोल लिस्ट में है तो आप दे सकते हो वोट, आपको कोई मना नहीं कर सकता कि भाई आप वोट नहीं दे सकते हो क्योंकि आपका नाम जो है वो चुनाव के लिस्ट में जो है वो आ चुका है। दूसरा जो राइट आपको मिलता है वो राइट आपको ये मिलता है कि आपका नाम अगर रोल लिस्ट में आ गया है
तो आप जो है वहां पे वोट जो है वो दे सकते हो, और साथ साथ में आप जो है उस चुनाव के अंदर नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हो, मतलब आप खुद भी जो है वो कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शन। इसी सीएसई प्रीलिम्स 2017 में एक क्वेश्चन और आया था, क्वेश्चन नंबर था 86। इसमें दिया गया था कि राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए, ठीक है, मतलब वोट देने का अधिकार और चुने जाने का अधिकार, मतलब खड़े होने का अधिकार, मतलब इलेक्शन में खड़े होके इलेक्शन का अधिकार और वोट देने का अधिकार क्या है। पहला हो गया नेचुरल राइट, ठीक है। ऑप्शन बी ये गलत हो गया, क्योंकि नेचुरल राइट नहीं होता। नेचुरल राइट कौन से होते हैं, ठीक है, नेचुरल राइट होते हैं मतलब ह्यूमन बीइंग है तो जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब आपको कोई मार नहीं सकता, आप ब्लैक हो तो आपको कोई कुछ खराब नहीं बोल सकता क्योंकि आप ह्यूमन हो, इसलिए ह्यूमन राइट्स वगैरह, ये सारे ह्यूमन राइट्स हो गए। लीगल राइट होता है कि भाई कोई कानून बनाने के बाद कोई जो राइट्स मिलता है उसको लीगल राइट बोलते हैं। तो राइट टू वोट जो है वो लीगल राइट भी नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया गया है जो हमें वोट देने का अधिकार देता हो, या फिर टू बी इलेक्टेड। अब फंडामेंटल राइट भी नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट इसलिए नहीं है क्योंकि फंडामेंटल राइट जो हमारे हमने देखा था कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल जो 32 है, ठीक है, उस ये जो सारे जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब, तो उसमें वोट देने का अधिकार भी नहीं है। इसमें कहीं दिया ही नहीं है कि वोट देने का अधिकार भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि वोट देने का अधिकार है, कोई क्रिमिनल है तो उसको जो है वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो अगर किसी को टेररिज्म के केस में सजा हो चुकी है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता है कि भाई मेरे को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया इसलिए मेरा फंडामेंटल राइट जो वायलेट हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, जो आर्टिकल्स हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की है वहाँ पे बोला है कि हर आदमी को जो वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और एक पर्सन के लिए एक ही वोट होगा, और उस एक वोट की जो है वैल्यू जो है वो सेम होगी, यानी कि सभी लोगों की वैल्यू जो है वो वोटों की जो वैल्यू है वो सेम होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट भी नहीं है, नेचुरल राइट भी नहीं है, लीगल राइट भी नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी बोला है कि जो लोकसभा और असेंबली में जो लीडर्स जो चुन के आएंगे वो पॉपुलर वोट्स पे चुन के आएंगे, मतलब कि लोग उनको एडल्ट सिटीजन जो है वोट देंगे फिर आगे, ठीक है। तो राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये 2017 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आया था यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के 2018 के जीएस पेपर 2 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहले हिंदी में देख लेते हैं फिर इंग्लिश में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आपको ईवीएम में बताया कि इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में भारत में चुनाव की, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ कि इन द लाइट ऑफ रिसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। तो जो हमारी जो वोटिंग जो मशीन है, जो ईवीएम है, जिसमें मतलब नाम लिखा रहता है और आगे बटन लिखे रहते हैं, उसमें 2018 में 17 में बहुत कंट्रोवर्सी चलती थी। तो सब लोग क्या है कि बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टियां वो बोलती थी कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक जो है ये मशीन है, इसको कहीं वाईफाई से जोड़ के कहीं रिमोटली जो है वो इसको जो है वो एक्सेस किया जाता है, ठीक है। पहला तो ये बोलते थे, दूसरा ये बोलते थे कि भाई इसमें सेटिंग जो है वो इस तरीके से की गई है कि आप किसी भी पार्टी को वोट दो, कोई भी बटन दबाओ और एक ही पर्टिकुलर पार्टी को वोट जाएगा, ठीक है। ये चीजें थी, मतलब दो ये थी। एक चीज तो ये बोलते थे कि इसको एक्सटर्नली कंट्रोल किया जा रहा है, दूसरा ये बोलते थे कि आप कोई भी पार्टी को वोट दो, एक पर्टिकुलर जो पार्टी है उसी को वोट जा रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ओपन जो है वो चैलेंज दिया कि भाई आप जो है कोई भी आदमी जो आरोप लगा रहा है, आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई इसको जो है वो एक्सटर्नली इसको हैक किया जा सकता है, तो आप हमें इसको हैक करके दिखाओ, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि भाई इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका जो है मेन फंक्शन है वो है कि भाई जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनको फ्री एंड फेयर मैनर में करवाए, तो फ्री एंड मैनर में हो, और इलेक्शन की जो ट्रस्टवर्दीनेस मतलब लोगों का इलेक्शंस में भरोसा बना रहे, इसके लिए ऐसे कौन कौन से कदम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है उठाने चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या कर सकता है इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकता है कि भाई जहां जहां पे भी
वोटिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे आप सीसीटीवी जो है वो लगवा सकते हो। ठीक है कि भाई आप सीसीटीवी कैमरे अभी तो लगवा दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे जहाँ पोलिंग बूथ्स है वहाँ पे, कि कोई भी आदमी जो है वो चेक कर सकता है। उसके बाद में इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये वीवीपीएटी लेके आए। वीवीपीएटी मतलब वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये ईवीएम जो मशीन है इसके साइड में एक मशीन लगी रहती है, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा था। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने किसी पर्टिकुलर को वोट दिया तो उसमें से एक स्लिप निकलेगी, जो स्लिप बाहर नहीं गिरेगी, सिर्फ अंदर से ही आपको दिखेगी। और ये 7 सेकंड के लिए स्लिप रहती है। तो मान लीजिए कि आपने XYZ पार्टी को दिया है, मान लीजिए कि आपने रमेश को वोट दिया है और रमेश XYZ पार्टी से है, तो रमेश का नाम लिखा आएगा और XYZ पार्टी उसमें लिखा आएगा मेंशन। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि भाई हाँ आपने जिसको वोट दिया है वही वोट जो है आपका गया है। और वो फिर क्या होगा कि वो जो स्लिप जो निकली है वो स्लिप क्या होगी, उसमें जो बॉक्स अटैच होगा उसी बॉक्स के अंदर गिर जाएगी। और जब इलेक्शन की काउंटिंग होगी तब कोई अपोजिशन पार्टी ये मतलब अगर टैली करना चाहे कि भाई मशीन में कितने वोट हैं और पेपर में कितने वोट हैं, तो वो टैली कर सकते हैं कि मान लीजिए ए पार्टी को 100 वोट मिले हैं, बी को 70 वोट मिले हैं मशीन के अकॉर्डिंग। तो वो लोग क्या करेंगे कि ये जो पेपर्स हैं इन पेपर्स को वो मैच करा सकते हैं कि ए पार्टी को 100 वोट मिले हैं, बी पार्टी को जो है वो 70 वोट्स मिले हैं। ठीक है। और तीसरा या जो चैलेंज है, तीसरी जो चैलेंज है वो ट्रस्ट वर्दीनेस के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक हैकेथॉन रख दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगते हैं ना कि भाई वीवीपीएटी खराब है आपकी, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतलब ये होगा कि आपको जो है वो इन्होंने हैकेथॉन रखा कि भाई आप जो है पब्लिकली रखा, पब्लिक चैलेंज दिया कि कोई भी आके जो है हमको ये जो है वो करके दिखाए। ठीक है, इसको कोई हैक करके दिखाए तब तो हम इसको माने। और बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के सामने है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो क्या क्या करना चाहिए, मतलब और चैलेंजेस क्या क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कि भाई वो जो क्रिमिनल जो लाइजेशन जो है पॉलिटिक्स का वो हो रहा है कि बहुत सारे जो क्रिमिनल लोग हैं वो लोग जो है वो पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भाई जो पॉलिटिकल जो पार्टी है, मतलब जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट करती है या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती हैं, अपने फेवर में क्रिएट कर लेती हैं जिनकी वजह से उनका जो फ़ायदा हो सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें अगर आंसर लिख सकते हैं तो बहुत ही बेटर होगा। तो ये आंसर जो है हमें 150 वर्ड में लिखना था, यानी कि लगभग 15 लाइन। अगर A4 साइज़ का पेपर लेंगे तो उसमें अगर मार्जिन अगर साइड में ले लेंगे तो हमको लगभग 1.5 पन्ने में 10 नंबर के लिए लिखना था। तो अगर आप इसमें 70 या 80 वर्ड्स भी अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत ही आपको जो है वो बेटर होगा। आंसर की स्टार्टिंग आप कर सकते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द वॉचडॉग ऑफ आवर डेमोक्रेसी, इट हैज द वाइड जुरिस्डिक्शन, ठीक है, सुपरिटेंडेंस एंड द कंट्रोल ओवर द इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, एंड इन द रिसेंट कंट्रोवर्सी देयर आर मैनी चैलेंजेस कि भाई लोग ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, ये सब वो सब। फिर हमको लिख देना है कि इसको सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कि लोगों की जो है वो इसमें मतलब ट्रस्टवर्दीनेस रहे, लोगों का ट्रस्ट इसमें रहे, इसके लिए सरकार को जो है वो क्या क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या क्या करना चाहिए, ये सारे के सारे स्टेप्स जो है वो आप लिख सकते हैं। तो ये सारा आज का अपना चैप्टर था। उम्मीद है कि आपको आज का चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे ये चैप्टर जो है काम भी आया होगा। हमने यूपीएससी में पुराने आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो ओनली आईएएस के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।